अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जरिया बारिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब और हमारे साथ हैं कॉफी के मग। और क्योंकि मौसम अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है, मौसम बहुत प्यारा है। और डीजी मेट साहब से हमारा ये शिकवा है, हमारा ये गिला है, कल उन्होंने हमारे साथ चंगी नहीं की थी, इतना डरा दिया हमें कि जो टेम्परेचर है वो 8 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ सकता है। और जब हमने मौसम देखा, वैसे ऐसा हो जाना चाहिए क्योंकि अमूमन ये होता है कि आप लोग कहते हैं वेदर फोरकास्ट में बारिश शामिल है, लेकिन बारिश नहीं होती है, लोग इंतजार करते रह जाते हैं। लेकिन कल का जो ये सस्पेंस था या फिर सरप्राइज आपने हमें दिया, बताया कुछ और दिया कुछ, वो वाला सीन थोड़ा मुख्तलिफ था, लेकिन हम लोगों को बहुत पसंद आया और सभी ने वैसे बारिश एंजॉय की। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये भी होता है कि समटाइम्स बिल्कुल एक लोकल से एक डेवलपमेंट होती है जिसकी वजह से कहीं बारिश हो जाती है। तो ज़ाहिर है उन्होंने एक ओवरऑल सिनेरियो हमारे सामने रखा था पूरे मुल्क का, गर्मी के मौसम का, टेम्परेचर राइज करने का, और जो इस्लामाबाद में ये स्कैटर्ड से रेन शावर्स, इसकी जो हम बात कर रहे हैं कुछ सेक्टर्स में जो हुई, तो ज़ाहिर है ये बिल्कुल लोकल से इवेंट्स हो जाते हैं। लेकिन जब कल ये हुआ ना, बारिश वाला मौसम हुआ, तो मुझे वो वाला टाइम याद आ गया जब हम लोग खबरें पढ़ा करते थे कि गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इस्लामाबाद में रिमझिम और बारिश ने मौसम जो है वो सुहाना कर दिया। तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि मुल्क व तूलो अर्ज में फिलहाल तो मौसम इंतहाई सख्त जो था वो गर्म था, लेकिन इस्लामाबाद में इतना प्यारा मौसम कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि एक लम्हे तो कुछ वक्त के लिए किसी और सेक्टर में बारिश हो रही थी। फिर मैंने ट्विटर पे पोस्ट डाली, मैंने कहा बादल भाईजान जरा इधर को आए, क्योंकि वो सिर्फ E11 में म्यूजिक कॉन्सर्ट कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है ना। तो बाकी जगहों पे म्यूजिक पसंद नहीं आया उनका? नहीं, मुझे म्यूजिक पसंद आया, लेकिन मैं चाह रही थी कि इसके अलावा बादल नाचे भी, ठीक है ना, और बारिश जो है वो बरसे भी। तो वो छम छम वाला सीन होना चाहिए था, मेरा टूट गया बटन वाला उसमें होते थे बच्चे खेलते थे। ठीक है जी, तो एनीवेज मौसम बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्यारा हो गया, वरना गर्मी वाकई में जोबन पर थी, लेकिन गर्मी का जोर कल शाम को टूटा। हाँ, हालांकि सूरज तो आज भी अपनी आंखें दिखा रहा है, लेकिन इतनी शिद्दत अभी सुबह के औकात में बिल्कुल ऐसे ही। तो गर्मी का जोर टूटा, इसके साथ महंगाई का जोर भी टूटा, जिन उसका भी काबू में आ रहा है। हम बात करेंगे सबसे पहले ECC इजलास की, इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास, जहां पर 20 किलो आटे का थैला, इसकी कीमत मुकर्रर की गई है 800 रुपए, यानी 950 से कम करके 800 रुपए, 150 रुपए का रिलीफ सीधा सीधा आवाम को। और चीनी की कीमत मुकर्रर की गई है कि 70 रुपए, इससे ज्यादा कोई चीनी नहीं बेचेगा। अगली खुशखबरी मैं दूं प्लीज। अगली खुशखबरी जनाब घी के हवाले से है, और इसमें आपको ये बता दें कि इजलास में घी पर 190 रुपए फी किलो सब्सिडी देने की मंजूरी भी दे दी गई है। तो आप अंदाजा कीजिए कि अगर आप लोग घी लेने जा रहे थे और उसमें 190 रुपए फी किलो की सब्सिडी आपको मिल रही है, तो अंदाजा करें, मेरे ख्याल से गालिबन 280-320 कुछ इसके दरमियान कोई एक घी का या ऑयल का अच्छा पैकेट आ रहा था। और अब लेट्स सी के जो निर्ख हैं वो किस तरह से नीचे आते हैं, और प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं वो किस तरह से मॉनिटरिंग करते हुए इनको यकीनी बनाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें, जो रिलीफ पैकेज है इसकी हम बात करें, जिसमें तौसी की मंजूरी दे दी है, और जो रमज़ान रिलीफ पैकेज था वही अभी कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा ज़रा गंदम की बात भी कर लेते हैं, जो हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उसकी बात भी हम कर लेते हैं, कैसे हम उनको बेहतर कर सकते हैं, और कैसे जो गंदम की खरीदारी, जिस तरह हम देखते हैं कि ज़रा सारे सूबे अपना स्टॉक रखते हैं ताकि कोई गंदम का मसला ना हो। तो इसमें इस इजलास में पास्को और पंजाब को जो इजाफी गंदम खरीदना है इसकी मंजूरी दी गई है। 12 लाख मेट्रिक टन, और महकमा खुराक पंजाब ने 35 लाख मेट्रिक टन गंदम की खरीदारी का हदफ हासिल कर लिया है। पास्को को 5 लाख मेट्रिक टन और महकमा खुराक पंजाब को 10 लाख मेट्रिक टन इजाफी गंदम खरीदारी की इजाजत दे दी गई है। पास्को 28.50 अरब रुपए और महकमा खुराक पंजाब 145.50 अरब से गंदम खरीदेगा। तो मुल्की तलब के मुताबिक 30 लाख मेट्रिक टन गंदम जो है वो दरामद करने की इजाज़त भी दी गई है। तो गंदम एक तो अपनी वो खरीदनी है और दरामद भी कर सकते हैं, ताकि यहाँ पर आटा महंगा ना हो, रोटी महंगी ना हो, सस्ती रोटी मिले, आवाम को रिलीफ दिया गया, और उसके लिए सारे इकदाम किए गए। और सिर्फ यहीं पर इक्तफा नहीं, और इस पे आपने देखा होगा शेफ, जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिस वक्त खादिम पंजाब थे, उस वक्त भी उन्होंने सस्ती रोटी जो थी एक कैंपेन स्टार्ट की थी, और वो उस पर बहुत पजीराई उन्हें मिली, क्योंकि जो मजदूर तबका है जो दूर दराज इलाकों से बड़े शहरों में काम के लिए आता है, कारोबार के लिए आता है, उसके लिए वो सस्ती रोटी खरीदना बहुत आसान हो चुका था। तो अब हम ये कह सकते हैं कि उस सिलसिले की एक ऐसी कड़ी है जिसमें स्टेप जरा ज्यादा बड़ा और अच्छा लिया गया है, क्योंकि हमने कहा
है कि वो 20 किलो आटे का थैला जो कि पहले 950 रुपए में आपको मिला करता था, अब वो उसकी जो कीमत है वो सिर्फ 800 रुपए पर मुकर्रर कर दी गई है। और मुझे भी याद है कुछ ऐसे एक दो दोस्त होते हैं, अम्मी भी जिक्र कर रही होती, तुमने देखा कितनी महंगाई होगी। मैंने जब सारा बिल करवाया तो उसने तो मुझे स्टोर वाली ने ये रसीद निकाल कर दी। और रमजान में भी ये कहा गया कि एक आखिरी 2-3 हफ्तों में, सॉरी 2-3 रोजे जब मैंने गुजारे घर पर, तब मैं भी जाके 5 किलो का ऑयल का पैकेट लेकर आई थी, लेकिन उससे मुझे याद नहीं था। लेकिन अब मेरे माइंड में होगा कि हाँ, वो जो सब्सिडी हमें प्रोवाइड की गई है कि जिस स्टोर से हम जाके वो खरीद रहे हैं, कि क्या वाकई हमें उतने पैसों में वो चीज मिल रही है। और अगर आपको ऐसा नहीं मिलता, जैसे ही नोटिफिकेशन इसका फौरी तौर पर जारी भी कर दिया जाता है, तो जरूर रिपोर्ट कीजिए, बताइए, आवाज उठाइए कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तो ये रेट मुकर्रर किए हैं, तो फिर आपको स्टोर या जो दुकानदार हैं वो इतना महंगा ऑयल या घी प्रोवाइड क्यों कर रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अब 11 अप्रैल 2022 से लेके अब तक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जो कारकर्दगी है, जब हम उसकी बात करते हैं तो सबसे बड़ा रिलीफ जिसका आज हमने हवाला दिया वो क्या है? चीनी, गंदम, ये जो हम रोटी की बात कर रहे हैं, अशैख और नोश की बात करें, इससे बड़ा रिलीफ हो नहीं सकता। ये वो रिलीफ है जो आवाम जिसकी उम्मीद करते हैं। और इसके अलावा बार बार एक समरी दी जाती है कि पेट्रोल प्राइस बढ़ाई जाए, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब उस समरी को रिजेक्ट करते हैं और बार बार रिजेक्ट करते हैं कि नहीं, अवाम पर बोझ नहीं डाल सकते, अवाम पर बोझ नहीं डाला जाएगा। और एक बार फिर खबरें हैं कि पेट्रोल की जो प्राइस है वो प्रेशर बहुत है बढ़ाई जाए, लेकिन नहीं बढ़ाई जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा जब हम बात करते हैं 11 अप्रैल 2022 से लेकर अब तक की कारकर्दगी की, तो कल वफाकी काबीना का जो इजलास हुआ उसमें कैबिनेट जो मेंबर्स हैं उन सब ने खराज तहसीन पेश किया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, उनकी इस कारकर्दगी पर, उनकी उस स्पीड पर, जिस स्पीड से वो पाकिस्तान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिस स्पीड से पाकिस्तान के जो फलाही मंसूबे हैं उसकी एक ना सिर्फ बात कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, उसकी निगरानी कर रहे हैं, इसके साथ साथ आवाम की बेहतरी के लिए जो स्टेप्स हैं वो ले रहे हैं। अच्छा, इसमें मुझे ना शुएब एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, अभी जब आप सब्सिडीज़ के हवाले भी बता रहे थे ना, तो कुछ लोगों से डेफिनेटली, क्योंकि महंगाई का मामला ही ऐसा है कि बाज़-औक़ात आप किसी से भी घर पे फ़ोन पे बात करें, दोस्तों में करें, कहीं पे मुलाकात करें, क्योंकि मैं भी रिसेंटली लाहौर से भी मैं वापस आई, तो वहां पर भी ना अक्सर लोग महंगाई के हवाले से बात कर रहे थे। इस बार जो मुझे एक अच्छी चीज़ नजर आ रही है, जैसे कि हम लोगों ने भी कहा कि आटा, चीनी, घी सब्सिडी मिल रही है, गो के टारगेटेड सब्सिडी भी टारगेटेड तबके को दी गई थी और वो मुखय्यर हजरात थे, लेकिन यहाँ पर एक कहा जा सकता है सब्सिडी फॉर ऑल है, सब्सिडी फॉर ऑल यहाँ पर आपके लिए अलग नहीं है, मेरे लिए कुछ मामला अलग नहीं है। मैं और शुएब अगर जाके किसी भी स्टोर से खरीदते हैं तो हम दोनों को एक ही तराजू में तोला जाएगा, हम लोगों को उसी मायार से जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो उसी मामले से देखा जाएगा, लेकिन ये नहीं किया जाएगा क्योंकि आप 2-3 गाड़ियां रखते हैं तो आपको उस पर देंगे, क्योंकि आपके पास मोटरसाइकिल रक्षा है तो आपको ये देंगे, नहीं, ये सब्सिडी फॉर ऑल है और ये अच्छी बात है कि तवाजुन बरकरार रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अब चूंकि बात चीनी की भी है तो उसमें एक खबर हमारे पास और भी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क में चीनी की कीमत को मुस्तहकम रखने के लिए जो चीनी की बरामद है उस पर पाबंदी लगा दी है। अब चीनी एक्सपोर्ट नहीं की जा सकेगी, कहीं पर चीनी एक्सपोर्ट नहीं की जा सकती। चीनी की स्मगलिंग, इसके खिलाफ भी उन्होंने कहा है कि सख्त इक़दाम करने होंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़, मुनाफाखोर और जो मसनूई किल्लत पैदा करते हैं, इन सब के खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा, सख्ती से निपटा जाएगा। जो मुलव्वस होगा चीनी चोरी में, जो मुलव्वस होगा आर्टिफिशियल माहौल क्रिएट करने में कि उसकी कीमत बढ़ाई जाए, उस सब के खिलाफ जो है वो इक़दाम लिए जाएंगे। उन्होंने कहा जो आवाम की ज़रूरत है उसको पूरा करना है और इसके लिए इस कीमत को मुस्तहकम रखना है। 70 रुपये फ़ी किलो चीनी हर जगह मिलेगी। जो मुतालिका इदारे ने उनको हिदायत की है कि जो अहकामात हैं उन पर एक तो मौसर तौर पर अमल दरामद किया जाए, साथ साथ उन्हें अपडेट किया जाए, उन्हें बताया जाए कि अच्छा यहाँ पर ये इशूज़ थे जो कि हमने टैकल कर लिए हैं। जो गफलत करेगा, जो कोताही करेगा, उसकी सूरत में जो मुतालिका अफसर होगा, जो मुतालिका अमला होगा, उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, उसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाएगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अब ऐसा नहीं चलेगा कि किसी ने गलती की तो उसे माफ़ कर दे। नो, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है सख्ती से निपटा जाएगा। अवाम की फलाह सबसे पहले है,
अवाम की बहबूद सबसे पहले है, उनका रिलीफ सबसे पहले है, सब्सिडी उनके लिए उन तक पहुंचनी चाहिए। वैसे ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इस चीज को मैं भी बहुत ज्यादा हाईली इंडोर्स करूंगी कि एक ऐसी चीज जिसकी प्रोडक्शन ही पाकिस्तान, और अगर पाकिस्तान की अपनी अवाम उसकी जरूरत से जो है वो पीछे है, उनके जरूरियात मुकम्मल नहीं हो पाए, तो किस तरह से हम ये चीनी एक्सपोर्ट कर दें, क्योंकि फिर जब उसी चीज की मुल्क में किल्लत महसूस होती तो वही चीनी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है और ज्यादा भारी रकम अदा करके वो चीज हमें पाकिस्तान में वापस लाना पड़ती है, जिससे महंगाई का एक नया तूफान जन्म लेता है। तो ये बहुत अच्छे इकदाम हैं जो कि फौरी तौर पर उठाए गए हैं। ये इसलिए भी हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सुबह उठकर मॉर्निंग शोज देखते हैं, कुछ हमें देख रहे हैं, कुछ हमारे दोस्तों को देख रहे होंगे। तो सुबह की औकात में अगर फैमिलीज तक इस तरह की पॉजिटिविटी जो है वो फैलाई जाएगी, उनको बताया जाएगा कि ये मौशी रिलीफ आप लोगों को मिल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना कि मुस्कुराहट के लिए एक लम्हा ही बहुत होता है। तो हमारी भी कोशिश यही है कि अगर हुकूमत अच्छे इकदाम कर रही है तो वो इकदाम आप तक बर वक्त पहुंचाए जाएं, आपको बताया जाए कि कहीं अगर कोई दुकानदार या कोई भी मार्केट आपके साथ रद्दोबदल या घपला कर रही है तो आप खुद भी अपने लिए आवाज बुलंद करें, क्योंकि हुकूमत तो अपने तय इकदाम कर रही है, लेकिन जो मिडल मैन होता है ना शेप, वो उस इकदाम को या उनकी फराहमी को यकीनी बनाने में एक रुकावट या रखना डालकर खड़ा हो जाता है। तो अपने हक के लिए आपने खुद आवाज उठानी है। बिल्कुल ऐसे ही है। एनर्जी सेक्टर से मुतालिक भी हमने थोड़ी गुफ्तगू पहले की, यानी पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें, लेकिन एनर्जी सेक्टर बिलखुसूस जब हम लोड शेडिंग का जिक्र करते हैं उस पर अल्हम्दुलिल्लाह काबू पा लिया है। यानी ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है इस हुकूमत की कि आते साथ का कह दिया कि 30 मई लास्ट डे और यकम मई से जो है वो लोड शेडिंग ना की जाए, और वाकई फिर हमने देखा कि पूरे मुल्क में ना सिर्फ ईद बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अब कहीं पर लोड शेडिंग नहीं हो रही। यहाँ को टेक्निकल फॉल्ट हो, दैट्स अ सेपरेट इशू, बट लोड शेडिंग नहीं हो रही। जायज़ा आज लिया जाएगा, वफाकी कैबिनेट का इजलास होगा। इसके अलावा हम कितने अच्छे नेबर हैं, बात इस पर भी आज होगी। मैं हवाला अफगानिस्तान का दे रहा हूँ, पाक अफगान ट्रांजिट रूट, इसके हवाले से भी आज वफाकी काबीना के इजलास में डिस्कशंस होनी है और जो एग्रीमेंट है उसकी तौसी भी उस एजेंडे में शामिल है। तो लेट्स सी पाक अफगान ट्रांजिट रूट, इसका जो एग्रीमेंट है इस पर हमें क्या अपडेट्स आज आने वाले घंटों में नजर आती है। बिल्कुल हमने इसको भी देखना, और जैसे कि भी शेब आप जिक्र भी कर रहे थे एनर्जी सेक्टर के हवाले से, और 1 मई से जिस तरह से लोड शेडिंग में कमी आई है, उसमें मैंने बड़ा एक्टिव देखा मरीम नवाज साहिबा को अपने ट्विटर हैंडल के जरिए उन्होंने और उनकी टीम ने, हिना परवेज भट्ट साहिबा थी या मरीम औरंगजेब साहिबा थी, इसके अलावा भी दीगर जो मुतहरिक कारकुनान है, उन्होंने ट्वीट की कि आप हमें बताएं कि आपके किन किन एरियाज में जो है वो लाइट आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहां पे नहीं। और बिल्कुल अवामी राब्ता ऐसा ही होना चाहिए कि आप अपने वोटर से, या यूं कह लीजिए आप अपने उन लोगों से पूछें कि जिन्होंने आपको ओहदा दिया है क्योंकि आप किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ये क्रिटिसाइज भी कर रहे थे कि हमारे एरिया में नहीं है, इसीलिए तो पूछा जा रहा है कि अगर एरिया में नहीं है तो बताइए, ताकि अगर कहीं पर कोई फॉल्ट लाइन है या कहीं पर कोई मुश्किलात है तो उनको फौरी तौर पर एड्रेस किया जा सके। ये एक फ़र्क है जो हाकिम में और खादिम में होता है। ये खादिम है, अवाम की खिदमत करते हैं, अवाम के साथ राबते में रहते हैं, उनसे पूछते हैं और फिर उनके लिए कुछ स्टेप्स लेते हैं। चलें बढ़ते हैं आगे। अब ज़रा बात हम करते हैं उस वायरस की जिसने हमें 2-2.5 साल बड़ा सताया। कुछ रिलीफ आया, हमने सोचा कि शायद कोरोना चला गया, उसका जोर टूट गया। इनएक्चुअल हुआ भी ऐसे कि ज़ाहिर उसमें हमने देखा कि केसेस ज़ाहिर बतदरीज कम होते चले गए, पाबंदियां हटती चली गई। यस, एनसीओसी डिसॉल्व किया गया। इसका एक नया वेरिएंट अब सामने आया है, उस पर अपडेट है हमारे पास, लेकिन उससे पहले कुछ और खबरें आपसे शेयर कर लेते हैं, जिसमें एक खबर हमारे पास हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से भी है। और भारत में जो मोहब्बत की निशानी है आगरा का ताजमहल, जब हम उसकी बात करते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, तो इंतहा पसंद जो जमाते हैं वहां पे भारतीय जनता पार्टी, जिसका हम स्पेशली अगर जिक्र करें तो वो वहां पर भी अपना इंतहा पसंदाना रवैया अख्तियार किए हुए है। और अब ये हिदायत उन्हें जारी की गई है कि आपने इस महल के अंदर जाकर जो उनकी मूर्तियां हैं उनको तलाश करना है जो कि हिंदू देवताओं की हैं। तो लेट्स सी कि क्या यहाँ पर अब तलाशी का जो अमल है डेफिनेटली शेप उसमें तोड़फोड़ के मामला भी मंजर आम पर आ सकते हैं, खुदाई के मामला भी मंजर आम पर आ सकते हैं, और इस तरह से इस ताजमहल की खूबसूरती को गहनाया जा सकता है। तो भारतीय शहर आगरा में वाक़ मुगलिया दौर की आखिरी निशानी ताजमहल के 20 कमरों को खोलने के लिए एक हिंदू शहरी ने अदालत से रुजू किया है
और भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या जिला के मीडिया इंचार्ज डॉक्टर रंजय सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर पिटीशन में ख्याल जाहिर किया है कि इन 20 कमरों में हिंदू देवताओं की मूर्तियों और तारीखी इबादतों को छिपाया गया। अच्छा, वैसे तो हमने देखा है कि जो हिंदू अदालतें हैं वो फैसला भी कुछ इस तरीके से देखती हैं कि ना वो ये देखती हैं कि किसी मसीही बिरादरी के हुकूक तो पामाल नहीं हो रहे, किसी मुस्लिम बिरादरी के हुकूक तो पामाल नहीं हो रहे, अकलियतों को छोड़ ही दें जो कि वहां पर दलित कम्युनिटी है। तो ऐसे में अगर जहां पर बात हिंदू देवताओं की मूर्तियों की आ जाए तो हम हिंदू अदालतों से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वो अपनों को नहीं छोड़ते, यानी दलित कम्युनिटी को, व्हाट टू टॉक अबाउट अदर माइनॉरिटीज, मुसलमान है जिस तरह जरा आपने हवाला दिया, इसमें कोई शक नहीं। जब बात हक की होती है तो शायद उनके लिए हक सिर्फ वही है जो रिलीजियस से जो है वो जुड़ा हुआ है। चले बढ़ते हैं आगे, एक और खबर हमारे पास है और वो है पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से मुताल्लिक। वेरी यंग लीडर, वेरी यंग, ज़ाहिर है द यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और उनकी जो टेलीफोनिक राबते हैं जब हम उनके हवाले से जिक्र करते हैं, अभी तक मुबारकबादों का सिलसिला जारी है, चूँकि जब वो दफ्तर ख़ारजा के बाकायदा तौर पर अमूर संभाल चुके हैं माशाल्लाह। तो ऐसे में जर्मनी के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर ख़ारजा बनने पर मुबारकबाद पेश की है। जर्मन हम मनसब ने अपने तहनीती पैगाम में कहा कि गुज़श्ता बरस जर्मनी और पाकिस्तान ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की 70th जो है वो एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहती हैं, ये उन्होंने ख्वाहिश का इजहार भी किया है। पाकिस्तान और जर्मनी के माबैन जो ताल्लुक़ है इसको मज़ीद मजबूत बनाना है, ये ख्वाहिश है कि आगे बढ़ें, आगे चलें और हर सेक्टर में हम ताउन करें। वेरी गुड कि ऐसा एक तहनीती पैगाम जिसमें साथ साथ ताल्लुक़ को वुसअत देने की जो है वो बात कोशिश की जा रही है, बात की जा रही है। और फिर वही जब आपने भी जिक्र किया ना कि उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज संभाला, जब वो वहाँ पे गए तो वज़ीर मुमलिकत जो हैं जो ख़ारजा हिना रब्बानी खर साहिबा, उन्होंने उनको वेलकम किया, उन्होंने वो मामला देखे, तो वेलकमिंग जेस्चर उनकी तरफ से बड़ा अच्छा हमें देखने को मिला। आगे बढ़ते शुएब और कुछ मजीद अहम टॉपिक्स हैं, जरा उनका जिक्र कर लेते हैं। और अब जरा बात कर लेते हैं उस खतरनाक वायरस की कि जिसने न सिर्फ दुनिया भर के तमाम ममालिक में अपनी तबाही फैला दी बल्कि पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ा। और हमें यह लगा कि शायद वो पाकिस्तान से मुंह मोड़ के चला गया और पाकिस्तान ने उससे शिकस्त दे दी। अलबत्ता 99% हम कह सकते हैं कि हमने दे दी। जिस तरीके से एक बार फिर से इसकी वापसी हुई उसके वाले से लग रहा है कि 1% मामला अभी भी कहीं ना कहीं बाकी है। एग्जैक्टली ऐसा ही हम बात करें, ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक सब वेरिएंट सामने आया है। नाम इसका क्या है? ओमिक्रॉन वेरिएंट, और इसका ये सब वेरिएंट, इसका ये पहला केस, इसकी तस्दीक हुई है पाकिस्तान में। कौमी इदारा बराए सेहत NIH ने इस पहले केस की तस्दीक की है और एक कि जो ये नया वेरिएंट है ये ऐसा है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अब हम देख रहे हैं केसेस फिर से बढ़ना शुरू हुए हैं। एक तरफ हमने देखा केसेस बहुत कम हो गए थे लेकिन दोबारा से केसेस बढ़ रहे हैं। अब दोबारा से केसेस बढ़ने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पहले आपको कोविड हुआ था, इस वेरिएंट से दोबारा हो रहा है, ये है। अगर आपको वैक्सीनेशन लगी भी थी, बूस्टर शॉट लगा भी था, तो भी ये वेरिएंट आपको मुतासर कर सकता है। गो सिम्टम्स कम होंगे लेकिन मुतासर कर सकता है। मेरा गला खराब है 3 दिनों से। नहीं अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह हम सबको महफूज रखे। एनीवेज जिसने बूस्टर शॉट्स नहीं लगवाई, आज हम फिर इस प्लेटफॉर्म से कहेंगे प्लीज़ अपनी बूस्टर शॉट्स को लगवाइए। यानी वैक्सीनेशन मुकम्मल है तो आप बूस्टर शॉट जरूर लगवाइए, बिकॉज 6 महीने के बाद बूस्टर शॉट्स लगती हैं, वो जरूर आपने लगवानी है। तो इस खबर पर आज हम इसलिए बात करना चाह रहे थे कि हम सब समझ भी पाएँ, चूँकि एक तरफ जब हम देखते हैं कि अब मास्क की पाबंदी भी नहीं हो रही, अब SOPs पर भी उस तरह पाबंदी नहीं है, सवाए स्कूल्स के मैं नहीं देख रहा कहीं पे मास्क की पाबंदी है, तो क्या ये दोबारा से हमें मुतासर कर सकता है? अगर कर सकता है तो किस एज ब्रैकेट को ज़्यादा कर सकता है? ये सब वेरिएंट जो है इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, क्या हैं? क्योंकि पहला केस अभी रिपोर्ट हुआ है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, ये जिस तरीके से एक बार फिर से कोरोना ने सर उठाया है और जिस ओमिक्रॉन सब वेरिएंट का हम लोग यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, फिलहाल इस बारे में क्या बताया जा रहा है? इसकी आमद को तो भांप लिया गया, लेकिन अभी किस कैपेसिटी में हम इसको देखेंगे कि क्या केसेस की तादाद बढ़ सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये एक सब वेरिएंट है और ये वेरिएंट जो है ये चाइना के अंदर बड़ा काम खराब किया हुआ है। शंघाई पिछले 2 महीने से बंद है, मार्च से वो शंघाई लॉकडाउन में है और भी कुछ जगहों पे केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं। बहुत सारे मुल्कों में भी ये प्रॉब्लम्स है। हमारे पड़ोसी मुल्क
भारत में भी केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये एक सब वेरिएंट है और मैं समझता हूँ कि जितनी भी वेरिएंट्स जो आके चले गए हैं, इसके अलावा मजीद बहुत सारे वेरिएंट्स आ सकते हैं। अब देखना ये होगा कि उसकी जो ताकत है वो उसी तरह की जो पिछले गुजरे हैं, जो बहुत ज़्यादा शिद्दत जिसमें था, वो ऐसे वेरिएंट्स तो नहीं आएंगे। जो कि उम्मीद ये की जाती है कि अब जितने भी वेरिएंट्स आएंगे वो बहुत कमज़ोर होंगे, लेकिन परेशान कुन ज़रूर होंगे, लोगों को बीमार करेंगे और अच्छा खासा प्रॉब्लम कुछ लोगों को होगा। मैं समझता हूँ कि इसका सिर्फ एक ही तरीक़ेकार है कि जो कोरोना में हम SOPs बताते रहे हैं और हमारा नारा भी यही है कि एहतियात इलाज से बेहतर है और उसी पे अमल करना चाहिए, तो फिर शायद हम जितने भी वेरिएंट्स आए हम उससे बच सकते हैं। और साथ ही ये बताइएगा, इस वेरिएंट को हमने इंपोर्ट किया है या फिर पाकिस्तान में रहते हुए जिन लोगों ने अपने टेस्ट करवाए हैं उनमें आपने शनाख्त की है कि ये वेरिएंट पाया जा रहा है? नहीं, ये वेरिएंट्स डिटेक्ट हुआ है NIH के थ्रू और NIH ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि ये जो वेरिएंट है और ये वेरिएंट सब वेरिएंट है कोरोना, ये जो ओमिक्रॉन वायरस जो गुजरा था, और जबकि ओमिक्रॉन वायरस जो वेरिएंट था वो इतना ज़्यादा शिद्दत उसमें नहीं थी और कुछ लोगों को उसने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया कुछ लोगों में, लेकिन मेजॉरिटी लोगों में मामूली से सिम्टम्स हुए ओमिक्रॉन में। लेकिन ये उसके भी सब वेरिएंट्स हैं। इसमें भी ये कहा जा रहा है कि जो अब तक डाटा जो हमारे सामने आया है उसके तहत कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन ये बहुत तेज़ी से फैलता है और ये ज़रूर है कि जब ये बहुत तेज़ी से फैलेगा तो आपके नॉर्मल ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर सकता है। जो सूरत-हाल इस वक्त हमारे मुल्क में अभी है, हम देख रहे हैं कि तमाम चीज़ें खुल गई हैं, हमारे तमाम लोग जो हैं कोई SOPs पे अमल दरामद नहीं कर रहे हैं, तो ये ख़तरा हो सकता है कि ये बहुत तेज़ी से फैल जाए और जब फैलेगा तो यकीनन अगर 2, 4, 5 दिन के लिए लोग अगर बुखार हो जाता है किसी एक को, तो पूरे घर वालों को उनको बुखार और जिस्म में दर्द, जो सिम्टम पहले बताए गए हैं सारे कोरोना वायरस के, वो सारे सिम्टम्स मामूली नौयत के वो हो सकते हैं, लेकिन परेशान कुन हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, चूंकि इससे पहले भी जब कोई नया वेरिएंट आया हम ये बात करते आए कि ठीक है बड़ा ज़रूरी है वैक्सीनेशन करवाना, बड़ा ज़रूरी है SOPs को फॉलो करना, और जब हम बात वैक्सीनेशन की करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कोई वैक्सीन ऐसी नहीं जिसकी एफिकेसी 100% हो। तो दैट श्योरली मीन्स कि कोई भी अगर नया वेरिएंट आएगा तो अगर आपकी वैक्सीनेशन हुई भी है तो भी ये आपको इफेक्ट कर सकता है। चूंकि इस वक्त एक नया सब वेरिएंट है तो जो डाटा आपके सामने है, क्या हम दुरुस्त समझ रहे हैं कि चाहे वैक्सीनेशन है चाहे बूस्टर शॉट है तो भी किसी को ये इफेक्ट कर सकता है? तभी तो इसके केसेस सामने नजर आ रहे हैं। आपकी आवाज मुझे सही से समझ में नहीं आई, लेकिन जो मैं समझा हूं वो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि वैक्सीनेटेड लोग भी इस पे अफेक्टेड होंगे कि नहीं। तो जी मैं समझता हूं और ये प्रूफ भी है कि जितने लोग वैक्सीनेटेड हैं वो भी इन्फेक्टेड इस वायरस से हो सकते हैं, इस वेरिएंट से हो सकते हैं, और ये देखा भी गया है, पहले भी देखा गया है। तो जिन लोगों ने वैक्सीन लगा लिया है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि हमने तो वैक्सीन लगा लिया, मुझे कोरोना वायरस कभी भी नहीं हो सकता, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। और जो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये कोरोना वायरस हो सकता है, वो उनकी जान जो है बच गई है। जिन लोगों ने नहीं समझा है और ये समझते रहे कि ये तो मुझे रात को मैंने वो ठंडा पानी पी लिया था या मैंने बदपरहेजी कर ली थी तो उसकी वजह से ये हमें प्रॉब्लम हुई है, तो वो फिर उनकी गलती होती है और ये बीमारी बढ़ जाती है। तो जो लोग ये समझ जाते हैं कि हाँ मैंने वैक्सीन लगाया हुआ है, इसके बावजूद भी मुझे कोरोना का वायरस हो सकता है, मुझ पे अटैक कर सकता है, तो वो अपनी एहतियाती तदाबीर और उससे जो बचाव के और उसकी जो इलाज के सिलसिले में जितनी भी चीजें होती हैं वो करते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। और जिन लोगों ने नहीं, फर्क सिर्फ इतना होता है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाया है उसमें ये वायरस बहुत शिद्दत इख्तियार कर सकता है और वो लोग हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, वो वेंटिलेटर पे जा सकते हैं। और जिन्होंने वैक्सीन लगाया है उनको बहुत मामूली नौयत का सिम्टम या अलामात उनमें होंगे,
लेकिन ये बार लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे जिन्होंने वैक्सीनेशन तो अपनी कंप्लीट करवाई लेकिन बूस्टर शॉट्स नहीं लगवाए, तो क्या हम उन्हें ये कहें कि अभी भी वक्त है, इस खतरे को भांप जाएं और बूस्टर शॉट्स की तरफ जरूर जाएं? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हम बारहा ये लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिन लोगों को दूसरा डोज लगाए हुए 6 महीने हो गए हैं वो बूस्टर डोज जरूर लगा लें, ताकि ये उनकी बहुत ज्यादा सेफ्टी हम देख रहे हैं। जिन लोगों ने बूस्टर डोज लगाया है उनकी बहुत ज्यादा सेफ्टी हुई भी है। तो लिहाजा जिन लोगों ने बिल्कुल भी वैक्सीन नहीं लगाया है तो फौरी तौर पर वो वैक्सीनेट कराएं अपने आप को और अपने घर वालों को, मिलने जुलने वालों को। और जिन्होंने वैक्सीन 2 डोज लगा चुके हैं और 6 महीने हो गए हैं तो वो बूस्टर डोज लगाएंगे तो उनकी जो इम्यूनिटी है और जो 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 उसकी जो कोरोना वायरस के खिलाफ जो उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो लिहाजा बूस्टर डोज लगाना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर वही बात है कि बूस्टर डोज लगाने के बाद भी देखा गया है कि लोग इन्फेक्टेड हुए हैं। मैं फिर बता रहा हूं कि जो इन्फेक्टेड होते भी हैं ऐसे लोग, वो उनकी जो सिम्टम्स है बहुत मामूली से होते हैं। बिल्कुल ठीक है, यानी वैक्सीनेशन से खासी बचत होती है, बूस्टर शॉट से खासी बचत होती है। लास्टली सर ये बता दें, आपकी क्या राय है इन हालात को देखते हुए, इंडिया चाइना के हालात देखते हुए, क्योंकि पाकिस्तान उस खत्ते का ही मुल्क है, इस नए सब वेरिएंट के पहले केस के बाद पाकिस्तान को किस टियर के एसओपीज लागू करनी चाहिए इस वक्त? मुझे आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही, लेकिन मैं जो समझ रहा हूं उसका मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं कि देखिए, पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूं कि 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इस बीमारी के फैलाव को रोकना है और दूसरा इसके बचाव के लिए जो वैक्सीन आई है उसको वैक्सीन को लगाना है। और यहाँ पे हुकूमत भी बार बार लोगों से अपील कर रही है। हम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन आपकी तवज्जुह से और प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए हम बार बार बता रहे हैं कि देखें जी, आप अगर जब भी कहीं जाते हैं किसी मजमे में तो आप मास्क जरूर लगा के रखें। मैं समझता हूं कि मास्क बहुत ज्यादा आपको प्रोटेक्ट करेगा, तो मास्क जरूर लगा के रखें। और अगर आप करीब भी बैठते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मास्क जरूर लगा के रखें। लेकिन जब आप मास्क नहीं लगाते हैं तो थोड़ा सा फासला जरूर कर लें। आप अगर अपनी गाड़ी चला रहे हैं, अकेले गाड़ी में हैं, तो आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप अकेले कहीं भी बैठे हैं तो मास्क की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई गाड़ी में 2-3 लोग बैठे हैं, एक से ज्यादा लोग बैठे हैं, तो आपको मास्क जरूर लगाना चाहिए सब लोगों को। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि आप एहतियात करते हैं तो इस बीमारी से बहुत आसानी से आप बच सकते हैं और दूसरों को भी बीमारी से बचें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन साथ थे और ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट से मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। सिम्टम भले माइल्ड हों लेकिन तेजी से फैलता है, एक शख्स को होगा तेजी से दूसरों को फैल सकता है। फिर अगर आपने ये सोचा कि आपने तो वैक्सीन लगवाई है, बूस्टर शॉट लगवाया है, इवन देन ये आपको मुतासर कर सकता है। और हमारे ही आसपास, हमारे ही फैमिली में कुछ ऐसे लोग होते हैं, मैं सीनियर सिटीजन्स की बात भी कर रहा हूं, मैं बच्चों की बात भी कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो इम्यूनिटी जिनकी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, तो उनकी हिफाजत हम पर फर्ज है। तो इसलिए अगर हम वायरस लेकर जाएंगे और ये सोच रहे हैं नहीं हम तो हशाश बशाश, हमें ये वायरस कुछ नहीं कह सकता, हो सकता है हमें कुछ ना कहे लेकिन हमारा कोई प्यारा हमारे बड़ों को मुतासिर कर इससे मुतासिर हो जाए, उसकी जान चली जाए, इसलिए हिफाजत करनी है, सख्ती करनी है। आपने जो एक क्वेश्चन भी किया ना अभी शुएब कि किस टियर के हमें वो लेने पड़ेंगे, स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, तो अभी वो वक्त, वो लम्हात शायद नहीं है कि फौरी तौर पर किसी लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन स्ट्रेटेजी का आगाज किया जाए। खुद ही से आप अपने घर में या अपने कितने जात के अंदर एक लॉकडाउन लगा लीजिए कि आपने मास्क का इस्तेमाल करने से, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना है ताकि आप खुद को भी महफूज रखें और अपने प्यारों को भी महफूज रखें। बिल्कुल ऐसे ही। छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि चूंकि दोबारा से कोविड फैल रहा है, दोबारा से मास्क के इस्तेमाल की बात हम कर रहे हैं, ऐसे में गर्मी का मौसम आ रहा है। गर्मी के मौसम में मास्क पहनना, पसीना आना और उसके बाद जो है पिंपल्स होना, इसकी बात हम करेंगे आगे चलकर। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और मेहमान भी आज हमें ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
Hello there. क्या बात है, रोही के रंग तो तुम पे बहुत सच रहे। की जिंदगी में कोई दुख, कोई परेशानी, कोई तकलीफें नहीं होती। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं, ये चुन्ना मुन्ना सा मोबाइल फ़ोन जो आपके हाथ में है, आपने इसका यूज़ कैसे करना है ये डिफाइन करता है कि आप शौक की बुलंदियों पर कैसे पहुंच सकते हैं। मैं बात उन एप्लीकेशन की कर रहा हूं जिन्होंने वाकई रातों रात नए नए स्टार्स पैदा किए। हम बात टिकटॉक की कर रहे हैं। जब बात हम टिकटॉक की करते हैं, अब टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका मस्बत इस्तेमाल जब हम उसकी बात करते हैं तो वो इंतहाई ज़रूरी भी है, वक्त की ज़रूरत भी है, और अगर हो तो उससे वाकई सोसाइटी में खासी तब्दीली आती है। जब हम बात टिकटॉक की करते हैं, जब हम बात पाकिस्तान के नौजवानों की करते हैं जिनसे मुतालिक हम ये बात करते आए हैं कि प्लेटफॉर्म नहीं मिलता उनको, अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका नहीं मिलता, अब वो गिला नहीं कर सकते किसी से, और गिला करते भी नहीं हैं कि जी हमें तो किसी इदारे ने मौका नहीं दिया, हमें हुकूमत ने मौका नहीं दिया, हमें इदारे सपोर्ट नहीं करते, हमारे पास ये मसला या वो मसला। एक मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन डाउनलोड की, अगर आप में कोई टैलेंट है, आपने वो टैलेंट उसमें दिखाया, लोगों को पसंद आया, तो आप रातों रात स्टार बन गए। ऐसे ही एक स्टार से आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे और ताल्लुक है इनका जनाब गुजरावाला से, और नाम है इनका साउथ बट, और ज़बरदस्त ये टिकटॉक है, स्टार हैं और मिलियन में माशाल्लाह इनके फॉलोअर्स हैं। तो साउथ ने आज हमें ज्वाइन किया और इनकी एक और पहचान ये भी है कि PMLN के जलसों में सबसे आगे हमें नजर आ उसमें इस पहचान इसलिए भी नहीं मिली है कि फर्स्ट टाइम इन द पाकिस्तान किसी ने पॉलिटिकल कंटेंट पर जो है वो ये बनाना शुरू किए हैं टिकटॉक। शायद यही खास वजह हो सकती है कि इनके टिकटॉक से बड़ी पजीराई मिले। तो सऊद हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आपसे उनका तारुफ करवाते हैं, जरा मजे मजे की टिप्स हम भी लेते हैं। वो गो के आज तक हमने टिकटॉक इस्तेमाल नहीं किया। एक तस्वीर फैसलाबाद से जिनका ताल्लुक है साउथ का, ये एक्चुअली उससे पहले एक और खबर हम गुजरावाला की बात करें। साउथ, सॉरी फॉर दैट। साउथ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से। आप कैसे हैं सर? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। साउथ, वैसे भी ये कहा जाता है कि फैसलाबाद के तो हर घर में एक स्टार छुपा हुआ है, यानी इसका मतलब ये हो कि फैसलाबाद में कंपटीशन वैसे ही बहुत हाई होता है। तो अगर वहां पे एक शख्स उभर के सामने आ रहा है, इसका मतलब है कि बाकी शहरों से मुकाबला करेंगे तो वो बहुत ही ऊपर जाएगा, क्योंकि फैसलाबाद भरा हुआ है स्टार से माशाल्लाह। थोड़ा सा बताएंगे कैसे टिकटॉक में आपने कदम रखा? व्हाट वाज दैट वन थिंग जिसने आपको कहा कि अच्छा जी टिकटॉक पे आपने अपनी सलाहियतें दिखानी है, और अपने मुख्तसर अरसे में ये मिलियन फॉलोअर्स? जी जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और इस काबिल समझा कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आकर अपनी राय का इजहार कर सकूं। और टिकटॉक की अगर शुरुआत की बात करें तो मैं कोई टिकटॉक यूजर नहीं था, ना ही शुरू से कोई सोशल मीडिया इतना को मैं इस्तेमाल करता था। ये बस बात थी PMLN से मोहब्बत की कि उसके इजहार में मैंने वीडियोस बनाना शुरू की, वीडियोस वायरल होना शुरू हो गई। उसके बाद फिर जो इलेक्शन हुए, फिर आपको पता है लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट थी हमारी, उसमें उन्होंने मियां मोहम्मद वाशी साहब के खिलाफ काफी कुछ केसेस बनाए, बड़ा कुछ किया। तो उसको देखते हुए फिर चूंकि हम एक वर्कर हैं पार्टी के, तो उस लिहाज से हमने हमेशा ही कोशिश किया कि हमारी तरफ से पार्टी के लिए कुछ ना कुछ हम काम आए। तो उसी कोशिश में, उसी ख्वाहिश में
हम आज तक अपना सारा वर्क करते रहे टिकटॉक पर, और लोगों ने अप्रिशिएट किया बहुत हद तक। तनकीद का भी सामना हुआ है ऑपोजिशन साइड से, लेकिन हमने हर चीज नेगेटिविटी को नहीं अपनाया, हमने पॉजिटिविटी को अपनाया और लोगों की मोहब्बत को देखा है। इवन के पार्टी की तरफ से हमें बहुत मोहब्बत मिली। मरियम नवाज साहिबा हो, मियां मोहम्मद नवाज साहब हो, हमजा साहब हो, शबाशी साहब हो, सब लोगों ने बड़ी मोहब्बत दी है। सऊद, ये बताइए, आपने कहा ना कि शुरू से आपने सोचा ना था कि आप टिकटॉक की तरफ जाएंगे, आपने स्टार्ट ही पॉलिटिकल कंटेंट से किया। आपको लगता है कि अगर आप इसके अलावा कोई दूसरा कंटेंट बनाते तो आपको इतनी शोहरत ना मिलती जितना आपको इस कंटेंट के साथ मिल रही है? देखें, ये तो बात अब कहूंगा तो फिर वो अजीब सी लगेगी। मैं कुछ और नहीं कर सकता था, मैंने यही करना था अगर मैं करता तो। चूंकि फैमिली वाइज टिकटॉक पे लोग डांस करते हैं, कुछ एक्टिंग करते हैं, तो मेरी फैमिली में कोई ऐसी चीजें ज्यादा पसंद नहीं की जाती। तो इसी वजह से मैं इसी टिकटॉक पे पॉलिटिकल जो एंड लेके आया ना, मैं वो सोचा चूंकि लोगों की मोहब्बत बहुत ज्यादा पीएमएलएन के लिए, तो आपने कहा जब पीएमएलएन रिलेटेड कंटेंट होगा तो वैसी पजराई मिलेगी। अब एक बात और भी मुझे बताइएगा, चंद हफ्ते पहले एक अहम मुलाकात हुई थी, मरियम नवाज साहिबा की मुलाकात हुई टिकटॉकर्स के साथ, जिसको आपने ही माशाल्लाह अरेंज करवाया था। और टिकटॉकर्स कितने अहम हो सकते हैं रियासत का बयानिया अवाम तक पहुंचाने के लिए और एक मैसेज अवाम तक पहुंचाने के लिए कितनी अहमियत टिकटॉकर्स की है, उससे मुतालिक की मुलाकात थोड़ा सा बताएंगे, उस मुलाकात का अहवाल? जी बिल्कुल। एक्चुअली जब टिकटॉक नई नई है ना, तो किसी ने भी इसको सीरियस नहीं लिया था। ठीक है, वो कोई भी हो, हर बंदा यही सोचता था कि ये काम सी ऐप है, ठीक है, लोग हल्ला गुल्ला करते हैं ये वो। उसके बाद जब टिकटॉक वायरल, जिस तरह वीडियोस होनी शुरू हुई, मेरी वीडियोस वायरल होना शुरू हुई, लोगों तक पहुंची, उनको पता चला कि मैं एक आम सा बंदा एक घर में बैठा, जिसको मेरे ख्याल से हल्के का एमपी भी नहीं जानता होगा, उस बंदे को पार्टी जान रही है, पार्टी लीडरान जान रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात थी। और चूंकि अब टिकटॉक पे पॉलिटिकल वीडियोस बहुत हैं, बनाने वाले बहुत हैं, वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, इसी वाले से मरियम बीबी ने हमें बुलाया था कि, और हमें अप्रिशिएट करना था। चूंकि पहले वो हुकूमत में नहीं थी, तो अब वह हुकूमत में आ गई है पीएमएलएन, इसलिए हमें उन्होंने बुलाया, अप्रिशिएट किया, हमारे वर्क को अप्रिशिएट किया। और इसी हवाले से मीटिंग थी कि आप लोग बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, सो कीप इट अप, तो इसी तरह इसे लेके चलें वर्क को। तो बस इसी हवाले से मीटिंग थी, और उनका शुक्रिया कि उन्होंने हुकूमत में आने के बाद हमें बुलाया, हमें याद रखा, और हमारे वर्क को उन्होंने बहुत ज्यादा सराहा। इस चीज का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी पार्टी का। अच्छा सऊद, ये भी बताइएगा, दो मामला में जरा आपके सामने यहाँ पे रखूंगी। पहला तो ये कि एक लीडर का अपने वर्कर से जाकर मिलना वक्त की कितनी अहम जरूरत है, और किसी भी पार्टी को मजीद मजबूत बनाने के लिए उनका आपसे मिलना या आपका अपने लोगों का उनसे मिलवाना, ये कितना इंपॉर्टेंट रहा, एक पॉइंट हो सकता है। दूसरा ये भी कि जैसे आपने खुद कहा ना कि आपकी फैमिली ने आपको इजाजत नहीं दे रही थी अगर आप डांसिंग वीडियोज या गाने की वीडियोज या कुछ इस तरह का कॉन्टेंट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। हमारे कुछ बच्चे इस किस्म का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को टिकटॉक देखने की ना इजाजत देते हैं, ना वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की इजाजत उन्हें देते हैं। क्या पॉजिटिविटी किस तरीके से फैलाई जा सकती है, कुछ मुस्बत चेहरा इन दीगर एप्स का आप किस तरह से पेरेंट्स और बच्चों को गाइड करना चाहेंगे? अच्छा, सबसे पहले मैं आपकी पहली बात का जवाब देता हूँ कि देखें, एक वर्कर जो होता है ना, सोशल मीडिया वर्कर, वो हर पार्टी का होता है और वो पार्टी की जान है, उसी ने मेहनत करनी है। और हम लोग कोई, यानी कि कोई भी बंदा पेड नहीं होता, किसी को पैसे नहीं मिल रहे, तो हर बंदा अपनी पार्टी की मोहब्बत में, और यही सोशल मीडिया वर्कर पार्टी का असल असासा है। और एक जब लीडरशिप आप एक आम वर्कर को मिलती है, सहराती है, तो ये सबसे बड़ा जो दूसरे वर्कर होते हैं उन्हें हौसला मिलता है कि यार ये सोचते हैं, वर्कर का सोचते हैं। वो नहीं है कि आप मुश्किल वक्त में वर्कर का साथ छोड़ जाए। मुझ पर जब भी कोई मुश्किल वक्त आया तो पार्टी ने हमेशा मेरा साथ दिया है। स्पेशली मैं मरियम नवाज साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, कि उन्होंने जब भी हम पर कोई केसेस बनाए गए, हम पर कोई मसला बना, कोई मुश्किलात आई, तो मरियम नवाज साहिबा ने फ्रंट एंड से हमारी मदद की है। किस किस्म के केसेस बनाए गए थे आप लोगों पर? की बात हम पर 780 भी लगी, दहशतगर्दी की भी दफा लगी, और वैसे भी जिस तरह को जलसा होना था पीएमएलएन का, तो हमें घरों में पुलिस के छापे पड़ जाते थे। मेरे भाई को 10 दिन के लिए जेल में रखा गया कि सिर्फ मुझे पकड़ने के लिए, मैं नहीं मिला तो भाई को ले गए। इस तरह की बहुत चीजें फेस करनी पड़ी हैं मैं पिछले ये 3.5-4 सालों में जो पिछली हुकूमत रही है। अब आके सुकून का सांस मिला है
कि चलें एट द एंड हमारी हुकूमत आ गई, अब हमें कोई टेंशन नहीं होनी इस तरह की। और रही आपकी दूसरी बात का जवाब कि पाकिस्तान में नो डाउट बहुत टैलेंट है, और ये भी बात ठीक है कि आजकल जो कुछ हो रहा है, मसलन अगर पॉजिटिविटी मिल रही है तो नेगेटिविटी भी बहुत होती है। टिकटॉक ने पहले बहुत ज्यादा वायलेशंस होती थी, अब उसके मुकाबले टिकटॉक ने बहुत ज्यादा जो है ना अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस को स्ट्रॉन्ग किया है और स्ट्रिक्ट किया है, जिसकी वजह से कुछ भी इस तरह की वल्गर या कोई नेगेटिव वीडियोस नहीं अपलोड होती, अब सिर्फ पॉजिटिव कंटेंट होता है। और जो लोग अपने बच्चों को रोक रहे हैं ना, मैं कहता हूं उनको देखना चाहिए, अगर उनके बच्चे में जेन्युइनली टैलेंट है, चाहे वो अच्छा आर्टिस्ट है, अच्छी एक्टिंग कर रहा है, अच्छा डांस कर रहा है, तो उसको अप्रिशिएट करके उसको उसका टैलेंट शो करने देना चाहिए, ना कि उसका टैलेंट आप हिडन करें और वो जो काम उससे करवाना चाह रहे हैं वो भी ना वो कर सके। बिल्कुल ठीक है। सऊद, दो बातें हैं, लेकिन पहले चूंकि वक्त भी कम है, एक वीडियो जो बहुत आपकी वायरल हुई ख्वाजा आसिफ साहब के साथ थी, क्या वो थोड़ा री इनेक्टमेंट इस वक्त आप कर सकते हैं? व्हाट वाज दैट वीडियो, थोड़ा सा अगर आप कर पाए इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल, देखें मैं एक आम सा बंदा, मैंने पहले बताया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ख्वाजा आसिफ साहब से मिलूंगा कभी। हमने मसलन मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि मैं एक शख्स को टीवी पर देखता हूं और मैं इंस्पायर होता हूं देख के उनको कि कितनी अच्छी बातें करते हैं और क्या पर्सनैलिटी है। उन्होंने हमें बुला लिया अपने पास, उन्होंने शाया किया हमारा, मैं था, हमारे एक दो दोस्त और थे PMLN से, सोशल मीडिया के वर्कर, वहां गए हैं। तो यकीन करें वहां मैं नहीं था, वहां मैं कुछ और ही हो गया था। मींस कि मैं इतना ओवर एक्साइटेड हो गया था कि मैं कह रहा था कि जो आज मुलाकात होनी है कल को पता नहीं होनी कि नहीं होनी, तो जो कुछ मैं चाह रहा हूं मैंने आज वो करवा लेना ख्वाजा साहब से। तो फिर मैंने उनसे कहा, और कुर्बान जाऊं ख्वाजा आसिफ साहब पर, माशाल्लाह क्या ही अच्छे इंसान है। मैंने जो भी बात की उन्होंने कोई भी बात नहीं टाली। मैंने कहा मेरा सिग्नेचर स्टाइल करना है, उन्होंने कहा ठीक है करूंगा। मैंने एक बार बोला और मैंने 20 मरतबा उनसे वो स्टाइल करवाया और उन्होंने 20 मरतबा किया है। था वो, हमें भी जरा दिखाएं वो सिग्नेचर स्टाइल। वो मेरा सिग्नेचर स्टाइल है इस तरह करके ना, ये मैंने जरा पिछली पार्टी वालों के लिए, PTI वालों के लिए बनाया था, तो वो इस तरह करके मेरा एक स्टाइल था, थोड़ा यूथियो करके। तो वो स्टाइल बहुत फेमस हुआ, उससे अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी। तो वो सभी मैंने PMLN के MNAs, राना सनाउल्लाह खान साहब हो जाए, ख्वाजा आसिफ साहब हो जाए, जितने भी MNAs हैं, उनसे मियां जवेल लतीफ़, सबसे करवाया मैंने अपना सिग्नेचर स्टाइल। और उनकी मोहब्बत है कि उन्होंने मुझ जैसे और सब ने किया, किसी ने इनकार नहीं किया। नहीं ये सीरियस पॉलिटिशियंस, लेकिन एक कैंडिडेट साइड भी थी जो कि ज़ाहिर है एक वर्कर ने जब मोहब्बत से कहा तो उन्होंने इनकार नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनकी मोहब्बत है, कोई शक नहीं है। थैंक यू साउथ, थैंक यू सो मच, साथ मौजूद थे आप और बहुत अच्छा लगा इनफैक्ट आपसे बहुत अच्छा लगा आपसे बात। अल्लाह आपको और इज्जत दे। और आपने जो एक रास्ता चुना कि ठीक है मुझे एक पॉलिटिकल टिकटॉकर के तौर पर सामने आना है, मुझे पॉलिटिकल कंटेंट लेकर सामने आना है, यानी बात करने का जो अंदाज है, जिसमें मैं ये ज़रूर सराहूँगा कि हम देखते हैं कि आजकल अदम बर्दाश्त है, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, हर जगह पर जिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप देखिए कि किस खूबसूरत अंदाज से वो तनकीद कर भी रहे हैं, तो उनका एक स्टाइल है और बड़ा प्यारा सा स्टाइल है, जिस पर लोग कह सकते हैं यार कि एक डिफरेंट स्टाइल है, एक अच्छा सा अंदाज है, जिस पर वो तनकीद भी करते हैं और अपनी ज़ाहिर पार्टी को सपोर्ट और तारीफ भी करते हैं। और जिस तरह एज अ वर्कर वो अपनी पार्टी के बयानी को लेकर आगे चल रहे हैं विद द प्लेटफॉर्म ऑफ टिकटॉक, तो ये बड़ी अच्छी बात। और जो मुलाकात हुई मरियम नवाज साहब से, वो भी बड़ी अहम, चूँकि ज़ाहिर है इसको समझा जा रहा है कि टिकटॉक एक बहुत अहम प्लेटफॉर्म है और कोई भी अगर मस्बत पैगाम है, चाहे वो कोविड से मुताल्लिक हो, चाहे किसी और से मुताल्लिक हो, तो टिकटॉकर कैसे उस पैगाम को आम कर सकते हैं आवाम तक, ये बड़ा अहम है। अच्छा, मुझे भी ये बताएं कि आपका कोई इरादा है टिकटॉक ज्वाइन करने का? अब मेरा इरादा नहीं है। नहीं है। क्यों? मेरी फैमिली की तरफ से अलाउ नहीं किया जाता। नहीं, अगर आप पॉजिटिविटी फैलाएं, पॉजिटिव कंटेंट दें ताकि हम लोगों की सोच बदल सकें। बस अपने आप से अहद कर लिए टिकटॉक पर नहीं आना, अम्मी बहुत सख्त है, जूते पड़ेंगे, है ना। चलें जी जनाब, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक बड़ी प्यारी सी मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद है, उनसे करेंगे मजे मजे की बातें, क्योंकि मौसम हो रहा है चेंज। और जैसे कि टीजर दिया था शुएब ने कि मास्क का इस्तेमाल कभी बहुत ज्यादा अच्छा भी होता, तो कहीं कहीं उसके छोटे छोटे नुकसानात भी हैं। वो अच्छाइयां और वो बुराइयां क्या है, ये नुकसानात से बचना कैसे है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून, सुबह पाकिस्तान।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि शुएब ने आपको ऑलरेडी एक टीजर दिया था कि जब हम लोग वापस आएंगे तो आपसे बात करेंगे कि मास्क का इस्तेमाल ना सिर्फ ये कि स्किन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और कुछ लोगों को सेंसिटिविटी के भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, कुछ लोगों को मास्क लगाने के बाद रैशेज हो जाते हैं, तो डिफरेंट सर्जिकल मास्क भी होते हैं, कपड़े वाले मास्क भी होते हैं, और उसमें भी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो आप अपनी स्किन के लिए किस तरह से एक बेहतर मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक बार फिर से हमने देखा है कि ओमिक्रॉन सब वेरिएंट के बारे में NIH जो है वो तस्दीक कर चुका है कि ये वेरिएंट पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है। साथ ही साथ एक और अहम टॉपिक हमने आपसे डिस्कस करना है, क्योंकि मौसम बड़ी तेजी से बदला है और इस बार बाहर तो आई ही नहीं है, डायरेक्ट गर्मी ने एंट्री ली है और गर्मी की इंस्टॉलेशन मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में हो चुकी है। अभी भी जब मैंने लाहौर विजिट किया तो मुझे गर्मी ने इस हद तक इफेक्ट किया, क्योंकि इस्लामाबाद में एक थोड़ा माहौल जरा मौसम भी ज़्यादा गर्म नहीं होता, थोड़ी सी कितने छोटे छोटे दाने से अमूमन आम जबान में पित्त कहा जाता है। कुछ बच्चे ऐसे मैंने देखे कि जिन्हें फिंसी फोड़े निकल आए, मतलब अभी आम का सीजन ही है जिससे लोग अमूमन मंसूख कर देते हैं ये बात कि ज्यादा आम खा लिए तो फोड़े निकल आए और इसका इस्तेमाल ज्यादा करो या उसका इस्तेमाल ज्यादा करो। तो ये अभी से मामलात ऐसे क्यों हुए, तो आज हम उस पर बात करेंगे। बिल्कुल, और एक टर्मिनोलॉजी जिसका ज्यादा इस्तेमाल हुआ बिलखुसूस कोविड के इस दौर में वो था मास्कनी। मास्क एक्नी को इन्होंने मास्क एंड एक्नी को क्वाइन किया, मास्कनी। अब ये क्या है, ज़रा जब आप मास्क पहने रखते हैं स्पेशली गर्मी के मौसम में या लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए, पसीना भी आ रहा है और जिसकी वजह से अगर आपको एक्नी हो रहा है तो ज़रा मास्क तो पहनना है। फॉर एग्जांपल ऐसी स्पॉट्स जहाँ पर आपको हिफाजत करनी है कोविड से बचने के लिए, तो मास्क का इस्तेमाल तो ज़रूरी है, लेकिन अपनी स्किन की हिफाजत के लिए हम क्या कर सकते हैं, आज हम इस अहम मौजू पर बात करेंगे। डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अतिया तरीन साहब ने हमारे स्टूडियो में ज्वाइन किया, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले प्लीज़ ये बताएं कि ये मास्क एक्नी ये कितना कॉमन पाकिस्तान में है? थैंक्स टू कोविड इट्स वेरी कॉमन नाउ। ओके। और कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं लाइक मेडिकल प्रोफेशंस या जो लोग शॉपकीपर्स हैं या इस तरह के कुछ लोग हैं जिन्हें बहुत रेगुलरली पहनना पड़ता है, तो उनके लिए ये है कि मास्क एक्नी इज़ बिकॉज ऑफ द मास्क। और कॉन्टीन्यूसली अगर पहनेंगे तो डेफिनेटली जहाँ जहाँ आपने मास्क पहना है वहाँ आपको पिंपल ज़रूर आएंगे। सो बैक्टीरिया जो है वो तो हमारी स्किन पे ऑलरेडी मौजूद है। सो जब हम उसे इरिटेट करते हैं स्किन को बिकॉज ऑफ पहनना उतारना पहनना, तो वो रफनेस की वजह से या फ्रिक्शन की वजह से स्किन पे जो बैक्टीरियाज हैं फिर वो उनकी नरिशमेंट और मल्टीप्लिकेशन। अब करना क्या है कि हाउ टू अवॉइड इट, इसमें बेसिकली यही है कि आपने मास्क पहनने से पहले आइदर अप्लाई अ सन ब्लॉक और अ टोनर या कोई भी फेस क्रीम जो आप रेगुलरली यूज़ करते हैं उसको डेफिनेटली पहले अप्लाई करें और उसके ऊपर से मास्क पहने। अब वो रब करेगा तो वो क्रीम के साथ रब करेगा, वो आपकी स्किन को फ्रिक्शन नहीं करेगा। सो दैट इज द, और वो थोड़ी सी मॉइस्ट होगा आपके फेस के ऊपर तो वो इतना जल्दी आपको रैशेस भी नहीं पड़ेंगे, उतनी ड्राइनेस की जरा सा हाथ लगा किसी का तो एक सफेद सा निशान आपकी शक्ल पे या बाजू पे या हाथ में नजर आना शुरू हो जाता है। फिर उसमें एक और पॉइंट ये है कि जो खुली क्रीम्स होती है ना, जैसे कि जार में, ओपन जार में आप एक दफ़ा उसकी कैप खोल लेते हैं तो इट्स ओपन, every time you put your finger in and then apply, so उसमें भी बैक्टीरियल कंटेमिनेशन का एलिमेंट्स आता है। सो ये चीज, ये वाली चीज को जरा कम मतलब यूज करें, ऐसे कंटेनर्स में करें जिसमें फिर वो ट्यूब में स्टेरिलाइज्ड हो। ट्यूब जैसे है ना, ट्यूब में से आप एक ड्रॉप लेते हैं या पंप बॉटल है उसमें से एक ड्रॉप लेते हैं, जिसमें आपके फिंगर का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा उस मटेरियल से। एवरी टाइम यू विल पुट योर फिंगर, यू विल like the whole cream is going to get contaminated। अच्छा, हमारे व्यूअर्स को स्पेशली खवातीन को इस चीज के बारे में बड़ा नॉलेज होगा कि जब भी आप फेशियल वगैरह के लिए जाते हैं कोई प्रोडक्ट खरीदती है उसके अंदर एक छोटा सा स्पून होता है, वो शायद इसीलिए दिया जाता है जिसकी कदर आज हमें पता चल रही है, क्योंकि अगर आप उंगली अंदर डालेंगे तो वो। लेकिन इसमें डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि फर्ज करें ना, अब एक फैमिली है तो फैमिली के लिए बाजू को आपको पता है ट्यूब्स थोड़ी कम पड़ जाती हैं क्योंकि वो छोटी ट्यूब्स होती हैं और जार्स ही मोस्टली आते हैं, तो वहां तो ये सिचुएशन को मैनेज करना तो खवातीन के बड़ा मुश्किल हो जाएगा करेगा। हाथ धो के, हाँ एवरी टाइम साबुन से अच्छी तरह हाथ धो के मेक श्योर कि आपने अच्छी तरह 2-3 दफा हाथ धोया है साबुन के साथ, देन यू कैन यूज लाइक। ओके, अब ये बताएंगे कितना अहम है कि हर वक्त स्किन पे कुछ ना कुछ लगा हो, सन ब्लॉक और मॉइस्चराइजर लोशन और क्रीम और समथिंग। That's a very good question because आपने कुछ ना कुछ तो लगा के रखना है फेस पे, तो प्रोडक्ट शुड बी ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज फेस इज द ओनली पार्ट जो कि सारी दुनिया देखती है आपका, तो हिडन एरियाज को तो लाइक किसी को नहीं पता। सो फेस के ऊपर आपने सबसे जो अच्छा और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है वो यूज़ करना है। अब कौन सी चीज़ पहले लगाएं,
आर यू आस्किंग अबाउट द स्किन केयर रूटीन के कौन सी लगाएं पहले? बिल्कुल बताइए। ठीक है, सो बेसिकली ये है कि कुछ ना कुछ तो अप्लाई करना ही है हमने। अब पहले क्या करें, फिर उसके ऊपर क्या करें, उसके तो एक जनरल फार्मूला ये है जो हमने अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी लगाया हुआ है। सो मैं अपने व्यूअर्स के लिए बताती जाऊँ कि इट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव पेज, SM बाय डॉक्टर अतिया। SM स्टैंड्स फॉर स्किन मैटर्स। सो कैप्शंस को ज़रूर पढ़ा करें क्योंकि उसमें यही सारी इन्फॉर्मेशन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें यह है कि सबसे पहले वॉश योर फेस विद अ गुड क्लींजिंग फोम और अ गुड क्लींजर। उसमें जो जेल बेस्ड है आपको मार्केट में मिलते हैं, उस पर लिखा होता है क्लींजिंग जेल, दैट इज़ फॉर ऑयली स्किन। सो जेल बेस्ड जितने भी फेस वॉशेज हैं वो ऑयली स्किन के लिए, और जो क्लींजिंग फोम है या जो फोमिंग फेस वॉशेज हैं या क्रीमी फेस वॉशेज हैं दैट इज़ फॉर ड्राई स्किन। अच्छा, जो आपके उसमें है जेल फॉर्म में है वो नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ना एक फेस वॉश लिया, पढ़ा, बड़ा सुना और बड़ा अच्छी भी, जब भी मैं स्टोर जाती थी प्रोडक्ट मुझे बड़ी प्यारी लगती थी, लेकिन वो उसका फॉर्म ही नहीं बनता है। एग्जैक्टली अच्छा ऐसा होता है कि जिस तरह अब ब्रांड का नाम हम नहीं ले सकते, लेकिन बड़े फेमस ब्रांड्स हैं, और जब पम्प बॉटल हो या व्हाटएवर, जब आप उसको निकालते हैं ना वो जेली टाइप की चीज निकलती है। सो दैट इज बेसिकली फॉर ऑयली स्किन। अच्छा, और यू कैन से फॉर अ कॉम्बिनेशन क्रीम फॉर्म में मैं जानना आपसे ये चाह रही हूँ कि इस किस्म के फॉर्म, अब मुझे समझ नहीं आता था, मैंने मुंह पे तो लगा लिए, सोप फॉर्म में तो आया नहीं, अब मैं इसको धोऊं क्या करूँ? जो क्रीम बेस्ड होते हैं ना वो हमेशा ड्राई स्किन के लिए होते हैं, और जो अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो कभी भी लादर नहीं बनाते। अच्छा, या वो झाग या फोम नहीं बनाते। अच्छा प्रोडक्ट लिया वो आपने अच्छा प्रोडक्ट लिया ना। अच्छा ठीक है, अच्छा लिया था। अच्छा मुझे लगे अच्छा लिया था प्रोडक्ट। यही तो कह रहा हूँ, अच्छा प्रोडक्ट आपने लिया था। अच्छा प्रोडक्ट लिया था, जो अच्छा प्रोडक्ट है। आज दोबारा जाके उसी से मुंह धोऊंगी। दो बार धोते। वो वहीं पे पड़ा हुआ, 2 से 3 दफा मैंने इस्तेमाल किया, वो मेरे पास नहीं पड़ा हुआ। रोजाना 2 दफा उसे इस्तेमाल करते हैं यार, 2 बार आपने मेंशन किया, व्हाई इज दैट सो? इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग जो डर्ट है, इम्प्योरिटीज हैं, ऑयल सिक्रीट करी है हमारी स्किन, तो अच्छा उसको क्लीन कर लें और उसके बाद अप्लाई करें। जो सबसे पहले आपने अप्लाई करना है फेस वॉश के बाद, अप्लाई अ गुड टोनर। ठीक है। सो टोनर जो है बेसिकली वो आपके पोर्स को टाइट करता है, आपकी इम्प्योरिटीज को क्लीन कर देता है, और इट गिव्स यू अ वेरी गुड बेस, और जिसे कहते हैं ना क्लियर लुक, हाँ फिनिश लुक। तो वो बड़ी अच्छा, टोनर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड स्किन एंड फॉर ब्रीदिंग ऑल्सो, कि स्किन हाइड्रेट करके रखता है ना बॉडी को। एग्जैक्टली पहले आपने फेस वॉश करना है, उसके बाद आप टोनर अप्लाई करना है। आपकी स्किन को यूनिटोन कर देता है, मोनोटोन। सो स्पेशली अगर ऑयली स्किन है तो उसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा उसको ड्राई भी करेगा, बट टोनर इज नॉट फॉर द ड्राई स्किन। ठीक है। अच्छा, टोनर अप्लाई करने के बाद उसके बाद आपने अप्लाई करना है सीरम। सो जो भी सीरम है, फॉर ड्राई स्किन है, एक्नी है, कोई भी, अगर नॉर्मल स्किन है तो यूज अ गुड विटामिन C बेस्ड सीरम इन द मॉर्निंग एंड रेटिनॉल बेस्ड सीरम एट नाइट। ओके, सीरम्स भी आपने डेली यूज करने हैं? They are, you know, ये these are basically nutrition for your skin. Okay. So आपकी स्किन को भी न्यूट्रिशन चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो क्योंकि जब हम कुछ खाते हैं ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम कुछ एनीथिंग वी टेक, हमारे स्टमक में जाता है, फिर वो इंटेस्टाइन्स में जाता है, वहाँ से एब्जॉर्ब होता है, फिर वो ब्लड में जाता है, ब्लड से जाके ऊपर तक आते आते उसकी बहुत माइन्यूट क्वांटिटी है नरिशमेंट की जो यहाँ तक पहुँचती है। अच्छा, ये चीज़ तो अगर डॉक्टर साहब आप भी इत्तेफाक करें इस चीज़ से कि ये सजेशन स्पेसिफिकली उन खवातीन के लिए है जो बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस होती हैं, जो खाने पीने कम कर देती हैं और फिर उनके साथ स्किन के इश्यूज होते हैं, वरना तो कुछ इस तरह भी जिनके ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, घर में दूध दही लस्सी का इस्तेमाल है, फ्रूट्स हैं, ये है वो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनके लिए तो जो बेसिक ग़िज़ा है वो ही सबसे बेहतर सीरम है। लेकिन वो जो डाइट कॉन्शियस होती हैं उनके लिए ज्यादा अहम हो जाता है, उनके लिए जरा ज्यादा अहम हो जाता है। हाउ टू सिलेक्ट अ गुड सीरम? अगेन आई एम सेइंग कि it's a very difficult question. if you go to the shop you will get a lot of like brands lying out there, लेकिन बस फॉर्मूला ये है कि विटामिन C in the morning and retinol in the evening. अब उसमें एक जनरल फॉर्मूला ये कि जो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं डेफिनेटली They're good. ठीक है जनरली, वरना तो आपको 200-250 रुपए में भी एक सीरम मिल ही जाता है अक्सर। अगर आपने सीरम 1000 प्लस बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल महंगा मिलता है। अब अगर आप नहीं, सॉरी, अगर सीरम नहीं ले सकते या नहीं लेना चाहते, अप्लाई डायरेक्टली अ क्रीम। मतलब रात को आप कोई भी अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम अप्लाई करें, और बेशक रेटिनॉल सीरम ना अप्लाई करें, मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाएं, क्योंकि रात को स्किन बहुत थक चुकी होती है, और रिंकल्स की ये मेन वजह है कि हम रात को मॉइस्चराइज नहीं करते स्किन को, तो अर्ली अपीयरेंस ऑफ रिंकल्स होता है। और मॉर्निंग में आप सनब्लॉक लगा लें, सीरम ना लगाएं, डायरेक्ट सनब्लॉक। ठीक है। इसका मतलब योर टोनर
एंड देन सीरम, सीरम नहीं है तो सनब्लॉक एंड मॉइस्चराइजिंग लोशन, दैट्स इट फिनिश। ये मतलब बहुत बेसिक स्किन केयर है, बहुत बेसिक स्किन केयर है। और घर में रहने वाली खवातीन के लिए तो और ज्यादा अच्छी है क्योंकि उनको डेली बेसिस पे मेकअप नहीं करना पड़ता। तो मेरे ख्याल से घर में रहते हुए तो ये फॉर्मूला पर आराम से अपना सकते हैं। हम लोगों को जरा ज्यादा मसले होते हैं जिन्होंने मेकअप कर लिया और 6-8 घंटे जो है उसी के साथ निकालने, क्योंकि आप बार बार मुंह नहीं धो सकते। मुझे अमूमन पता है कि जब सुबह के लिए हम लोग रेडी होते हैं तो कभी काम की नौयत ऐसी होती है कि शाम 5-6-7 बज जाते तब जाके आप फेस वॉश करते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जी प्लीज आप। जी जरिया, आप जो मेकअप वाला है ना, सॉरी प्लीज, नहीं वक्त कम है मुकाबला। ना ऐसे ही। सो बेसिकली जो मेकअप वाले लोग हैं ना, लाइक जो शोबिज में है, जिस तरह आप हो जरिया, या आप लोग मतलब सुबह आते हैं तो मेकअप बेस नीचे जो है ना स्किन की, फेस वॉश के बाद अप्लाई गुड सीरम और क्रीम। ओके, उसको पहले लगाएं, बेशक टोनर ना लगाएं। वो आपकी स्किन के साथ जब एब्जॉर्ब हो जाए, ओवर एंड अबव यू कैन अप्लाई फाउंडेशन। इट इज नॉट गोइंग टू डैमेज योर स्किन। ओके, अब प्राइमर से भी काम हो जाएगा? मतलब बेटर टेक अ गुड प्रोडक्ट लाइक सीरम और अ क्रीम। अच्छा, प्राइमर जो हम लोग अमूमन बेस प्राइमर यूज करते हैं वो पहले आपने सीरम या क्रीम अच्छी क्वालिटी की यूज की, वो भी इक्वल टू प्राइमर अप्लाई करके उसके ऊपर प्राइमर आप लगा रहे हैं। प्राइमर डायरेक्ट ना लगाएं। हाँ, प्राइमर भी डायरेक्ट ना लगाएं। प्राइमर भी बेहतर ये है कि अप्लाई अ गुड, अगर विटामिन सी सुबह आ रहे हैं, विटामिन सी सीरम अप्लाई करें और उसके ऊपर से अगर आपने लगाना है प्राइमर लगा लें, कोई बात नहीं, उसके ऊपर लगा के देन फाउंडेशन। अच्छा, ये हमें एक लम्हे के लिए ये तो लग रहा है जरूर कि जैसे बड़ा लंबा काम हो सकता है, काम इतने लंबे नहीं, 1-2 दफा आप करेंगे एग्जैक्टली नहीं, शायद लेयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये लेयरिंग ही आपकी स्किन को जो है ना वो तहफुज देगी कि जब आपके पास वो क्रीम भी लगी हुई, मॉइस्चराइजर, आपने सीरम भी अप्लाई किया, फिर प्राइमर, फिर जाके मेकअप आता है, तो वो मेकअप डायरेक्टली आपको इफेक्ट नहीं करेगा, इफेक्ट नहीं करता। धूप से भी आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी। वैसे गर्म मौसम है और अगर आपने मेकअप करके धूप में जाना है तो इसके लिए बहुत बेहतर है कि पहले आप टोनर एंड देन कल जितनी गर्मी थी गाड़ी के एसी भी काम नहीं कर रहे थे भाई, बिल्कुल ऐसे ही है। कल तो बहुत गर्मी थी। अब सब बच्चों पर आते हैं डॉक्टर साहब, आजकल ये बड़ा कॉमन हो गया है, जैसे जरिया आपने भी इंट्रो में कहा कि बच्चों को भी दाने निकल रहे हैं, फिंसी फोड़े निकल रहे हैं, हालांकि अभी तो उस तरह के आम या ऐसा कोई फल भी वो बच्चे नहीं खा रहे, ठीक है गर्मी तो है, तो ये वजह क्या है, क्यों इतना ज़्यादा ये दाने बच्चों को निकलना शुरू हो गए हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और ये मैं इस पर स्पेशली ज़रूर बात करना चाहूँगी, क्योंकि होता ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेरेंट्स आर नॉट वेल एजुकेटेड कि बच्चे को किस तरीके से हमने इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है। ठीक है। उसमें प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अब होता क्या है कि मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देती हूँ। कल एक बच्चा मेरे पास आया जिसके बॉडी पे मोटी मोटी फिंसियाँ थी, यहाँ पे भी एल्बोज पे और पैरों पे भी काफ़ी, यानी उसमें पस भी थी और काफ़ी इन्फेक्शन भी था। तो एंटीबायोटिक्स जब मैंने लिखी तो उसके फादर ने कहा, बच्ची के फादर ने, कि ये तो अभी 1 हफ्ता एंटीबायोटिक ली है इसने, लेकिन ये फिर भी ठीक नहीं हुए, अभी 1 हफ्ता और लें एंटीबायोटिक। ये वो कॉमन बातें हैं जो हम इनकाउंटर करते हैं। मैं थोड़ा पर्सनली एंटीबायोटिक के खिलाफ हूँ कि अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत अर्जेंट ज़रूरत है, अदरवाइज क्योंकि जो एंटीबायोटिक है ये आपका इम्यून सिस्टम को लो डाउन कर दे, और बच्चों में बिल्कुल नहीं। बाहर लाइक इफ़ यू आर इन तो वहाँ तो देते ही नहीं है, वहाँ तो देते ही, बड़ों में भी नहीं देते, बच्चों में तो स्पेशली यूएसए में देयर इज़ नो ट्रेंड। सो एनीवेज वो हुआ ये कि जब थोड़ी सी इंक्वायरी की, क्वेश्चनिंग की, तो पूछा बच्चा खाता क्या है, तो नहीं वही जो नॉर्मल बच्चे खाते हैं। क्या खाते हैं जी? वो दूध में मैं इसको रूह अफ़ज़ा डाल के देती हूँ दिन में 3 बार, क्योंकि रूह अफ़ज़ा के बगैर तो ये दूध नहीं पीता। अच्छा, फिर ये कि खाता क्या है? खाता ये डॉक्टर साहब कुछ नहीं खाता, बस इसे पेप्सी का शौक है बहुत। तो बस क्या करें, अब पेप्सी पीता है सारा दिन। अच्छा, उसके अलावा कुछ खाता भी तो होगा, बस कुछ भूख ही नहीं लगती इसको, तो इसलिए तो वो सूखा है ये। अब यहाँ पे क्या है बच्चा, और फिंसी फोड़े भी निकल गए, एंटीबायोटिक्स भी चल रही हैं। एंटीबायोटिक्स, अब ठीक है मेरा काम है एंटीबायोटिक देना, मैं दे दूंगी, ट्यूब भी लगाने के लिए हम दे देंगे, लेकिन बच्चे का जो मेन मसला है वो तो फिर आज मेरे पास आया, कल किसी और के पास, और ये बहुत कॉमन है। मीठा बंद करें बच्चों का। अच्छा, नंबर 1 पॉइंट, हर किस्म का मीठा, शुगर इज पॉइजन। टेक होम मैसेज, हम इस पे बहुत बात करते हैं, पॉइजन। सो पेरेंट्स बड़े प्यार में बच्चों को महंगी महंगी चीजें ला के दे रहे होते हैं, बट दे डोंट नो कि ये चीज बच्चे को नुकसान। जेलीज, एग्जैक्टली। फिर पैकेट वाले चिप्स, लेज हो गए, पापड़ हो गए, व्हाटएवर जो भी मार्केट में मिलता है, वो महंगी महंगी चीज़ें लाके और खुश हो रहे होते हैं कि हम बच्चे को खुश कर रहे हैं, लेकिन दैट इज़ वेरी डेंजरस, वेरी हार्मफुल। सो शुगर बंद करें,
सबसे पहली बात। और फिर ये कि बाज़ार का जितना भी जंक फूड है वो बंद करें। पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, नूडल्स, ये सारी फ्राइड आइटम्स, मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन प्रोसेस्ड फूड जो हम बाज़ार से लेके डब्बों में आते हैं और बच्चे सारा दिन लंच में भी वही लेके जाते हैं, सुबह भी रात को भी, और हम सोच रहे होते हैं हमने बड़ा एहसान किया क्योंकि इतनी महंगी चीज़ें। सिंपल खाना खिलाएं बच्चों को जो आप खाते हैं, सब्ज़ी खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल, सालन, व्हाटएवर, रोटी के साथ सिंपल मीठी चीज़ें बंद कर दें। फिर दूसरा ये है कि मच्छर के काटने से आप थोड़ा सा, यानी अगर मच्छर कहीं भी काटेगा, आपकी स्किन में ब्रीच होगा ना किसी भी वजह से, चाहे वो इंसेक्ट बाइट की वजह से है, चाहे वो जख्म की वजह से, वहाँ से बैक्टीरिया अंदर जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो उसको अवॉइड करना है। अब जो मच्छर है या जिसे हम बेड बग्स कहते हैं, पिस्सू या खटमल, वो 4 लोग होंगे उसमें से एक ही को बार बार काटा जाएगा। क्यों? बिकॉज उसके अंदर जो शुगर का कंटेंट इतना हाई है, तो जो ग्लूकोज या सुक्रोज है ना, लैक्टोज, वो अपनी तरफ इंसेक्ट्स को खींचती है। वो एक खास किस्म की स्मेल लिबरेट करती है आपकी मच्छर भी उनको ज्यादा काटते हैं जो मच्छर उनको एग्जैक्टली। तभी वो सुना नहीं हमने, तुम्हारा खून ज्यादा मीठा नहीं, मेरा कड़वा है तो मुझे नहीं काट रहे। देयर यू आर। सो ये मीठा जो है ना, सारे बीमारियों का, सारे मसलों का एक ही ये हाल है कि मीठा बंद करें। सो दैट्स इट। वो अगर कर लें तो ऑटोमेटिकली आपको ना इंसेक्ट बाइट होगा और ना आपको बार बार बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होंगे। शुगर नहीं खाएंगे तो आपका इम्यून सिस्टम भी ठीक रहेगा। शुगर आपके इम्यून सिस्टम को भी डाउन कर देता है। अच्छा, मैं अभी डॉक्टर साहब मैंने लाहौर विजिट किया ना, तो मुझे गर्मी थोड़ा रिएक्ट की वहाँ पे। एक होती है पित हल्की हल्की सी हो जाना, एक ये बड़ा सा वो हल्का सा एक पिट टाइप निशान, लेकिन वो वाइट वाला कि थोड़ी सी देर के बाद अगर उसको ज्यादा जोर से खींचूंगी तो वो हल्का सा ब्लड निकल के और खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही। ये कौन सी एक्नी की फॉर्म है और इससे कैसे मतलब बंदा बचे? अब घर भी तो जाना है ना। हाँ, मुझे बड़ा मजा आ रहा है जरिया, क्योंकि वो नेचुरल वाली बातें हम करें ना, जो एवरीडे वाली। एग्जैक्टली। सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड, ये एक बाकायदा बीमारी है, इसे मलेरिया कहते हैं, नॉट मलेरिया। अच्छा। इसे मलेरिया कहते हैं। और जो आप कह रही है ना रेड पित्त वाले दाने, उसकी ये किस्म है, उसमें सफेद दाने बनते हैं और ये इंतहाई गर्मी की वजह से बनते हैं। अच्छा। सिंपली मैं आपको बताऊं, प्रिकली हीट लोशंस जो मार्केट में मिलते होते थे, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बचपन में भी यूज करते होते, बच्चों को गर्मी दाने, वो अप्लाई कर लें 2-3 दफा। अगर ठंडे पानी से आधे घंटे बाद जो नींद आती थी ना, एग्जैक्टली तो फेस में थोड़ा ड्राई हो जाता है वो। लेकिन ये कि अगर 2-3 दफा ठंडे पानी से मुंह धो लेना, बर्फ वाले ठंडे पानी से, तो इट विल गो, वो आपको थोड़ा सुकून मिल जाएगा। या फिर ये कि वो प्रिकली या कैलामीन लोशन, प्रिकली हीट लोशन, ये मिलते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, वो अप्लाई कर, तो वो अप्लाई करें, उससे चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। मैं फिर बच्चों की तरफ आता हूँ। जी ज़रूर। बच्चों के स्पेशली एल्बोज या नीज, इस पे निशान पड़ जाते हैं। बिल्कुल। और कहा जाता है क्योंकि बच्चा खेल रहा है, वो घसीट रहा है या रगड़ लग रही है, उसकी वजह से वो निशान पड़ रहे हैं। शायद मेलानिन की प्रोडक्शन वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। एक तो ये कि क्या वजह बनती है और क्या इसका हल होता है? ठीक है, ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। जिस तरह हमारे नीज पे और एल्बोज पे ये जगह डार्क हो जाती है, ना सिर्फ बच्चों में, बड़ों में भी होती है। और फिर इसी तरह ना पीछे गर्दन ब्लैक हो जाती है, जिसको कहते हैं डर्टी नेक। सो हमारी किताबों में ये लिखा हुआ है डर्टी नेक क्या चीज़ होती है। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें फ्रिक्शन की वजह से हैं। ठीक, एक तो बात। दूसरा, व्हेनेवर देयर इज वेट गेन यू विल डेवलप दिस डर्टी नेक। ओके। जब भी वेट गेन होगा, ये चीज़ पीछे इसे खास इसे भी एक खास नाम देते हैं, एक्थेंथोसिस निग्रिकेंस। उसकी भी प्रिवेंशन है कि आपने किस तरीके, एक तो वेट को कंट्रोल करें। ठीक है। अच्छा, फिर बच्चों में ये जो चीज़ हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से, क्या करें? सो देयर आर वेरी गुड मॉइस्चराइजर्स जिनमें यूरिया होता है, 10% यूरिया। सो जब भी आप कोई मॉइस्चराइज़र लेने लगे, सो बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला है, आप जाएँ फार्मेसी पे, उन्हें क्या 10% यूरिया, लोशन और क्रीम, ठीक, वो आपको निकाल के दे देंगे, उसे आप अप्लाई करें। ओके। सो यूरिया जो है 10% से ऊपर जब होता है तो वो एक तरह का ऊपर से एक तो स्किन, डेड स्किन को रिमूव कर देता है। तो जब भी ऊपर से डेड स्किन रिमूव होगी, जो कि ब्लैक है, पिगमेंटेड है, ड्राई है, वो रिमूव होगी, नीचे से ऑटोमेटिकली सिग्नल नीचे जाएगा डीपेस्ट लेयर को कि नई बनाओ। सो नई स्किन ऊपर आएगी, विच विल बी यूथफुल, विच विल नॉट हैव पिगमेंटेशन, विच विल बी स्मूथ। सो सेम रूल अप्लाइज फॉर द फेस एज वेल, एनीवेयर ऑन द बॉडी। जब आप रेटिनॉल लगा रहे होते हैं, यूरिया लगा रहे होते हैं, ये चीज़ें आपकी स्किन को, डेड स्किन को रिमूव कर रही होती हैं। सो ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ मे बी अ मंथ आप देखेंगे कि वो ब्लैक चीज़
अच्छा, एक सजेशन मुझे बताइएगा कि क्या वो बेहतर है, क्योंकि मैंने अमूमन बच्चों में देखा है सैलून्स वगैरह पर जाते हुए कुछ मदर्स जो हैं वो माशाल्लाह बहुत क्योंकि बचपन से अपने बच्चों की बड़ी देखभाल कर रहे हैं। जैसे हमने क्वेश्चन किया ना जरा आप एल्बोज वगैरह, मैंने बच्चियों को देखा है वो जो एल्बो कवर्स होते हैं उन्होंने वो कैरी किए हुए होते हैं, तो उससे मुझे ये महसूस हुआ है कि उनकी पेरेंट्स ने उनको इधर इतना पहनाया हुआ होता है और नीज पे पहनाया हुआ होता है शुएब, तो उससे भी बच्चों की बहुत बचत रहती है। तो अगर क्योंकि आपको पता है बच्चे बार बार अगर मॉइस्चर नहीं करो, अगर आपको पता है कि बच्चे बाहर खेलने के लिए जा रहे हैं, तो मैं माओं को स्पेशली कहूंगी कि वो स्किन कलर में भी होते हैं, व्हाइट में भी होते हैं, अपने बच्चियों को जरूर पहनाएं। अगर वो हाफ स्लीव्स पहन रही हैं तो उनको कवर आप उन्हें पहनाएंगे 3 से 4 बार, उन्हें आदत हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो वो भी बच्चों को भी वही मूसा को भी ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों की आपने कोने का ख्याल रखने, बच्चों की भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। हाँ, नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, स्किन हैज नो जेंडर। हाँ, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो वो भी एक बड़ी एक अच्छी मुझे चीज लगी है कि ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, इफ यू आर यूजिंग अ गुड मॉइस्चराइजर, नहाने के बाद अगर बच्चों की हम आदत डालें कि वॉशरूम में पड़ा हुआ है एंड द मोमेंट यू टेक बाथ थोड़ा सा उठाया, ये लगाया और आप चलते। अच्छा, मैंने ना एक दफा मेरे साथ ये हुआ, मैं लाहौर जा रही थी मोटरवे पे ना, ऐसे ही मैंने कहा बड़ा पहली दफा जब इस्लामाबाद से गई हूँ ना, कोलर कहार वाला एरिया खुद ड्राइव करके जा रही हूँ, मैंने ना शीशा नीचे कर दिया कि मैं हवा एंजॉय। एक तो गाड़ी तो गंदी हुई सो हुई अंदर से, ठीक है, जरा आप भी गंदी। हाँ शुएब, मेरा सन टैन इतना बुरा इस हाथ के ऊपर, क्योंकि ये वाला तो इधर था, ये वाला सन की तरफ था जहाँ से शीशा नीचे किया हुआ। 10-12 दिन गुजर गए, ये हाथ अलग नजर आ रहा था, ये हाथ। So this reminds me of a very good friend of mine. She is now in USA. So हम जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो एक दिन हम लोग बैठे हुए, अब 3-4 साल आपने इकट्ठे काम किया हो, वन और डे आई नोटिस्ड कि उसका एक साइड डार्क है फेस का, और एक हाथ डार्क है और एक साइड लाइट है और हाथ भी। यार ये क्या हुआ है तुम्हें? एंड शी टोल्ड अस कि ओह आई नेवर नोटिस दिस, और ये गाड़ी के इधर से धूप आती है, जब मैं आ रही होती हूँ तो इधर से धूप आती है, और व्हेन आई एम गोइंग बैक एट 4-5 तो इधर से धूप आ रही, तो फिर भी इधर से धूप आ रही होती है, आई डोंट नो। सो वो बेसिकली वो धूप की वजह से वो सन एक्सपोजर आपका बहुत होता है, क्योंकि मेरे साथ भी ये है कि यहाँ पे एक छोटा सा निशान हो जाता है, कभी वो सर्दियों में कम हो जाता है, गर्मी में वो निशान बढ़ना शुरू हो जाता है, ऐसा चेतना फील नहीं होता, लेकिन आपको पता है खवातीन को तो हल्का सा मार्क भी फील हो रहा होता है। बिल्कुल, शीट लगाएं और जब गाड़ी में बैठे तो हल्का सा आपका बस सन ब्लॉक पड़ा हुआ हो, यूं उठाया यूं लगाया और बस गाड़ी चली। इस मेकअप पे लगाऊंगी तो खराब हो जाएगा ना? नहीं, मेकअप से पहले लगाना है, मेकअप से पहले, हाँ, दैट इज बेस्ट। वही टोनर और सीरम के साथ आप सन ब्लॉक। अच्छा, बहुत से सन ब्लॉक्स टिंटेड भी आते हैं ना, टिंटेड मींस उनमें बेस होती है फाउंडेशन, तो फाउंडेशन बेस वाले एक ही गो में दोनों मजे हैं। हाँ, ये चीजें भी बेटर हो जाती हैं। वाकई कुछ मैंने लोगों को देखा, वो कहते हैं कि मेडिकेटेड कॉस्मेटिक यूज करते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स से हैं। अमूमन अक्सर लोगों ने कहते जरूर हैं कि ना इनके तो नखरे नहीं खत्म हो रहे, हर किसी को अपने स्किन का पता है, तो आप प्लीज किसी पर क्रिटिसाइज मत कीजिए। बिल्कुल, अगर कोई अपने अपनी परवाह करे, अपनी एहतियात करे, आपने नहीं किया, आपने अपना नुकसान किया, कोई दूसरा करे तो वेलकम कीजिए, और अगर खुद भी कुछ सीखते सकते हैं तो जरूर से सीखिए। नहीं, बल्कि मैं इसमें जरूर ये ऐड करूंगा कि हमारा दीन भी ये सिखाता है कि जो हमें जिस्म दिया गया है इसकी हिफाजत हमें करनी है, इसका हम पे हक है, हम हक है बिल्कुल। एंड स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, और उसकी अगर आप हिफाजत नहीं कर रहे, जो कि आपकी हिफाजत कर रहे हैं, तो फिर आप गलत कर रहे हैं। तो ये छोटी सी बात थी जो हमने जरूर सोचा कि इसमें ऐड करें। चलें, इसमें अगर एक छोटा सा सवाल और ले लेते हैं हम लोग। डॉक्टर साहब, आप चूंकि गर्मी के बड़े सारे मसले हैं ना, ये मॉइस्चराइजर वगैरह वाले कुछ ऐसे निशान हैं जो बड़े पक्के हो जाते हैं आपके, उसके लिए इस वक्त एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डर्मेटोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या नए टेक्निक्स निकले हैं कि खवातीन उनकी तरफ जा सकती हैं? ठीक है, सो आर वी टॉकिंग अबाउट मेलास्मा, जो डार्क स्पॉट्स फेस पे पड़ते हैं, हाथों पे भी जैसे नकल्स वगैरह हो जाते हैं, एल्बोस जैसे हैं वो वाले? ठीक है, सो इसमें नंबर 1 इज सन ब्लॉक प्रिवेंशन, नंबर 2 इज ट्राई टू रीच द कॉज, कि वजह क्या है, ये बने क्यों, मतलब उनको नहीं है, इनको नहीं है, आपको क्यों है, यू नो। सो 2 बड़ी मोटी वजूहात हैं फॉर पिगमेंटेशन ऑन द फेस और एनीवेयर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स फेस पे, जिनको हम छाइयाँ कहते हैं। सो एक तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, हमारी पॉपुलेशन में बहुत प्रेवलेंट है, ख़वातीन में स्पेशली आफ्टर चाइल्ड बर्थ और मे बी बिकॉज ऑफ अदर रीजंस। सो गेट योर ब्लड टेस्ट डन, ब्लड सीपी करवाएं, उसमें देखें अगर हीमोग्लोबिन कम है तो उसकी वजह जानने की कोशिश करें कि हीमोग्लोबिन क्यों कम है। सो उसमें अगेन फिर जो एक बड़ी मोटी वजह है वो ये कि वर्म इन्फेस्टेशन, सो अपने आप को डीवर्म करें।
हमारा पानी वैसे भी कोई इतना साफ़ सुथरा नहीं होता, तो बॉयल पानी तो पीते भी नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि वर्म इन्फेस्टेशन, सो आपको आपका हीमोग्लोबिन कम होता चला जाता है, वो करें, अपने आप को डीवर्म करें। तो दूसरा जो है उसमें हार्मोनल कॉज है, वन इज़ आयरन डेफिशिएंसी एंड द सेकंड इज़ हार्मोनल कॉज। सो हार्मोनल ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में कुछ स्पेसिफिक किस्म के हार्मोन्स आपके रिलीज हो रहे होते हैं जो कि पिगमेंटेशन को बढ़ाते हैं, और इसीलिए आफ्टर प्रेगनेंसी ये हमने देखा ख़वातीन में स्पेशली कि एरियाज़ डार्क हो जाते हैं, बहुत से एरियाज़। सो उसमें यह है कि ट्रीटमेंट्स हैं, और ज़्यादातर हमारे सेटअप में बाहर तो दे वांट टू गेट रिड ऑफ ईच एंड एवरी डार्क स्पॉट ऑन देयर बॉडी, इवन उनके अगर नी पे भी होगा तो दे वुड। In Pakistan, they are more concerned for their face only. So the treatments are there. They are excellent. They are very good, and they are result oriented. And again, अगर आपने देखना है तो हमारे इंस्टा पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे मज़े की बात यह है कि मेरे पास जो भी पेशेंट आता है, अच्छा डॉक्टर साहब ये लेज़र ट्रीटमेंट है, हाँ जी ठीक है बिल्कुल है, तो ये एक ही दफ़ा में हो जाएगा। ये यहाँ से मसला है। सो एक दफ़ा में कैसे होगा, मतलब यू आर with this problem for the past 10 to 15 years. तो अगर चलें हम 10 से 15 ना भी कहें, 2 से 3 सेशन 4 सेशन तो मिनिमम चाहिए, क्योंकि ये जो पिगमेंटेशन है ना, ये चाहे कहीं पे भी हो, ये लेयर्स में होती है। सो हम क्या करते हैं, कोशिश करें ऊपर वाली लेयर रिमूव करें, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, नीचे से आपकी नई स्किन आ जाएगी। सो इस तरह ये साउंड्स लॉजिक, यू नो। तो इस तरह ये चीज़ को माइंड में रखने की ज़रूरत है कि चाहे आप रिंकल्स के लिए, पिगमेंटेशन के लिए सेशंस ट्रीटमेंट है, फिर हम होम केयर के लिए जो चीज़ें आपको देंगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको 2-3 क्रीम्स देती हूँ, रात को भी लगानी है, सुबह लगानी है, वो लगानी है, ठीक है। फिर उसके साथ एक आधी टेबलेट भी देंगे जो इसको ब्रेक करेगी। ओके। सो देयर आर सर्टेन विटामिन्स विच आर नॉट लाइक उस तरह की मेडिसिन नहीं है, कोई डेंजरस विटामिन्स है, मल्टीविटामिन्स है। एग्जैक्टली, तो वो आप लें, उससे आपकी पिगमेंटेशन ब्रेक होगी। और भी कुछ चीज़ें देनी पड़ती हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, केस टू केस डिफर करेगा, वो इशू क्या है और कितना सिवियर है, उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट पूरा प्लान होगा। ऐसा नहीं कि एक दफा जाएंगे डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब खत्म कर दें, जादू की छड़ी घुमा दें, क्योंकि ऐसा कोई चक्कर नहीं है। परसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा स्किन केयर के लिए, एंड देन रिजल्ट इज गारंटीड। एग्जैक्टली, रिजल्ट इज गारंटीड। जबरदस्त जी। और इंशाल्लाह मैं भी विजिट करूंगी तो मैं भी अपने रिजल्ट जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और फिर आपको बताऊंगी भी कि सिर्फ एक सेशन से काम नहीं आपने खत्म करना, आपने रेगुलरली जानना है और उस चीज को देखना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अतिया फॉर बीइंग विद अस। और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सवाल थे जो कि रोजमर्रा के सवाल होते हैं, लेकिन कभी हम देख लेते हैं, कभी उनके बारे में सुन लेते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। तो कोशिश कीजिए इग्नोर ना कीजिए, गांठ बांध के अपने बैग में रख लीजिए और उसको बार बार खोल कर देखते रहिए कि अच्छा इसमें मैंने क्या चीज तहरीर करके लिखी थी। छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे, साथ रहिए। फैसला साज हम ही हैं, उन्हें हमारे हर हुक्म की ताबेदारी करनी ही होगी। उनके माजी से जुड़ा हुआ कोई राज हो शायद। मुझे उस शख्स का नाम मालूम हो गया है। आप महमूद अफंदी से जान छुड़ाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? महमूद अफंदी को ओहदा नहीं दे रहे हम, बल्कि उन्हें चारे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इस महल में हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। हैरान हूँ कि ऐसे पेचीदा मंसूबे कैसे बना लेता है। अब्दुल हमीद जब तख्त नशीन हुआ तो उस वक्त अदालत ने ये फैसला सुनाया कि इन इदारों की तमाम रकम अदा कर दी जाए। दुश्मन हमें रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, हमें हर वक्त मुहतात और होशियार रहना। तो अब्दुल हमीद ने तलवार खींच ली है। आप सब ऐबों से भरे हुए हैं। अब्दुल हमीद बिल्कुल तन्हा है। हरगिज़ नहीं। इंसान नुमा शैतान। अगर उन्हें मालूम होता तो वो हमला कर चुके होते। हम इस तख्त पर इख्तिदार के शौक में नहीं बैठे थे, ये हमारी तकदीर थी और हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। जो भी पहला शख्स इसे खोलेगा वो हम। एक वादा मैं तुम्हारी मोहब्बत की कसम खा के कर रहा हूँ, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे पूरे राजकोट को ही दुश्मन क्यों न बनाना पड़े। दुश्मनी तो मोहब्बत से ज्यादा मजबूत रिश्ता होता है। मोहब्बत को तो बंदा छोड़ भी देता है, दुश्मन को नहीं छोड़ता।
माँ प्लीज ये दीवानगी अब जाने दें, हम खुद ही से दुश्मनी कर रहे हैं। मैं माई लाली हूँ, मुझे इस तरह हरा के कोई नहीं जा सकता। मुझे अफसोस है कि आज एक माँ के हाथों एक बेटा मारा जाएगा। पाक धरती पाकिस्तान से अपने इश्क की दास्तान बयान करता बलूचिस्तान का ये लोक फनकार ताज मोहम्मद ताजिल जब अपने बेंजों के सुर बखेरता है तो ये कोह दमन भी उसके साथ गुनगुनाते हैं।
कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, तरक्की की बुनियाद इंसानी मेहनत होती है। मुझे इस बात पर फख्र है कि पाकिस्तान में एक ऐसी कौम आबाद है जिसके अफराद मेहनती, पुरअज़्म और बाहौसला है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं अपने सेलिब्रिटी लाउंज में, लेकिन इससे पहले कि हमारे मेहमान यहाँ पर आकर बैठें और हम उनसे करें कुछ गुफ्तगू, थोड़ी सी लाइटर साइड, थोड़ी सी पॉलिटिकल गुफ्तगू, उनसे मुताल्लिक़ हम ये ज़रूर आपसे जिक्र करेंगे कि जब वो ऑपोजिशन में थे तब भी घबराते नहीं थे, आते थे हमारे पास, और अब तो ज़रा हुकूमत में माशाल्लाह वो। और ना सिर्फ मॉर्निंग शो, हमने जब शाम में कभी करंट अफेयर के शोज़ भी किए, तब भी मेरी जब उनसे नशिस्त होती थी तो मैं कहता था कि यार ज़बरदस्त बंदे, एक तो इतना धीमा मिजाज कि नो मैटर जितना भी हार्श कोई आर्गूमेंट हो, जो सबसे मुझे उनकी बात पसंद थी वो ये थी कि उनका मिजाज बहुत धीमा था, बड़े बड़े तसल्ली से जवाब देते थे और थोड़ी लाइटर साइड में गुफ्तगू करते थे। अ पॉलिटिशियन शुड बी लाइक हिम के हालात जैसे भी हों, सख्त भी हो जाए तो भी आप थोड़ा सा ना चिल सीन रखा करें, और ये चिल सीन बड़ा ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल ऐसा हो जाता है, कभी कभी पार्टी का मूड संभालने के लिए भी, और कभी कभी आवाम अपना वोटर और अपना जो सपोर्टर है उसको कायल करने के लिए भी, क्योंकि कहा जाता है ना कि बात दलील के साथ करना इंपॉर्टेंट होती है, बात ऊंची आवाज में करना जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो बगैर किसी ताखीर के बस आपसे तारुफ करवाते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक जी। सर जी ये बताइए, इतने सख्त माहौल में भी धीमे मिजाज का दामन आपने हाथ से नहीं छोड़ा। इसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है एक अच्छे पॉलिटिशियन के लिए? देखिए माहौल जैसा भी हो, हर शख्स अपने मिजाज के मुताबिक उसने एक्ट करना होता है, रिएक्ट करना होता है। तो मिजाज सख्त करने से हालात कोई बेहतर नहीं हो जाते। तो मैं समझता हूँ कि आप प्यार मोहब्बत के साथ, हुस्न अखलाक के साथ ही आप लोगों के दिल जीत सकते हैं, और यही किया है पीएमएलएन ने। जी हमारी ख्वाहिश तो यही है। ख्वाहिश भी जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब एक दफ़ा पहले भी नशिस्त आपसे हुई, तब हमने थोड़ा सा आपसे पूछा भी था, डॉक्टर एंड अ पॉलिटिशियन, तो ये कैसे कॉम्बिनेशन क्या है ये? हाँ, ये ट्रांजिशन है, स्विच है या पैरेलल है? देखें डॉक्टर जो है वो लोगों की जिस्मानी बीमारियों का इलाज करता है, ठीक है, और जो पॉलिटिशियन है उसकी जिम्मेदारी ये है कि कौम के जिस्म को, जस्ते कौमी को जो लाहक अमराज हैं उनका इलाज। क्या बात है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में मुश्किलात दरपेश हैं, इस जिस्म में कौन कौन से मसाइल ऐसे हैं कि जिनको ठीक करना अभी बहुत ज़रूरी हो चुका है मौजूदा हुकूमत के डॉक्टर्स को? देखिए मैं अगर मेरी ज़ाती राय ये है कि 2-3 बहुत बड़े मसाइल हैं हमारे कौम के, मुल्क के। ये पार्टी पॉलिटिक्स से हट के मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। बहुत बड़ा जो मसला है हमारे यहाँ, वो रवैये जो हैं वो किस तरह तब्दील किए जाएं। ट्रू, बिल्कुल। यानी लोगों के साथ हमदर्दी वाला, ये मसाइल हल करने वाला रवैया जो है, एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड, हुस्न अखलाक वाला रवैया जो है वो कैसे। देखें कई बार मैं जब सर्विस में था तो अपने साथियों से कहा करता था कि देखें हम मगरब में जाते हैं, फारिस में जाते हैं, बेशुमार ममालिक ऐसे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में जाएं तो काउंटर पे, रिसेप्शन पे जो भी कोई मर्द या खातून बैठी होगी, उसका पहला सवाल ये होगा कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू, कैन आई हेल्प यू, और वो भी विद स्माइलिंग फेस। ओके, अच्छा ये हमारे यहाँ क्यों नहीं है, जबकि हमारे यहाँ तो उसने अखलाक पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी बल्कि ये है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि क़यामत के रोज़ मोमिन के जो नेकियां हैं उनमें सबसे भारी जो चीज़ होगी, भारी, वो उसने अखलाक होगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो यहाँ तो यानी ये कि हमारे यहाँ तो जितना ज़ोर दिया गया अच्छे अखलाक पे, यानी लोगों के साथ मुस्कुरा के बात करना भी सदका है। बेशक ऐसे। अच्छा दूसरी जो बात है, देखें ये यानी रवैये कि किस तरह लोगों का रवैया बेहतर किया जाए। हमारे यहाँ अमूमन ये है कि जो रिसेप्शन पे जो लोग बैठे होते हैं, या जहाँ भी आप दफ्तरों में जाते हैं जहाँ पब्लिक डीलिंग है, तो लोगों के रवैये बेजारी वाले हैं, यानी लोगों के हमदर्दी वाले रवैये नहीं हैं।
ये है कि ये थाना हो, कचहरी हो, अस्पताल हो, कोई दफ्तर हो। यहीं पे आपसे जरा क्वेश्चन मिलना चाहूंगी। देखिए, हम एक सरकारी इदारे को भी विजिट करते हैं, हम एक प्राइवेट इदारे को भी, मतलब फर्ज करें आप पीआई भी जा रहे हैं लेकिन आप शाही नियर भी जा रहे हैं, आप किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा रहे हैं, आप अच्छे सरकारी, लेकिन मिजाज दोनों तरफ बड़ा मुख्तलिफ होता है। वही डॉक्टर जो सरकारी हॉस्पिटल में बड़ा मूडी उसमें बैठा हुआ था और बस देख रहा था, वो अगर शाम को किसी और क्लिनिक में जा रहा है या उसमें जा रहा है, वहां पर उसका मिजाज, उसका रवैया बहुत मुख्तलिफ होगा। नहीं, मतलब ये है कि ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि हमारे खमीर में नहीं है, यानी अच्छी चीज़ें मौजूद हैं लेकिन उनको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। स्ट्रीमलाइन करना, यहाँ ये है कि जब आपको पता होगा कि यहाँ मुझे वो माहौल मिलेगा और मेरी अकाउंटेबिलिटी होगी। बिल्कुल, देखें दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें, इंसेंटिव्स भी मिले, अकाउंटेबिलिटी भी हो, एहतसाब भी हो। देखें हमारे लोग जो हैं बाहर जाके जहाँ ये वहाँ कानून की पाबंदी क्यों करते हैं, यहाँ पर मजबूरी है, वो मजबूरी है, उनको पता है कि यहाँ पे नहीं करेंगे तो पेनलाइज्ड। एग्जैक्टली ये बात है। यानी सिस्टम ऐसे बने हुए हैं बिल्कुल कि कोई ये है कि वो अपनी जिम्मेदारी से फरार हासिल नहीं कर सकता और अगर वो कोशिश करेगा तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। बिल्कुल ऐसी है। हमारे यहाँ सिस्टम भी ये है कि उनको बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसी, यानी इन बिल्ट सिस्टम ऐसा हो अकाउंटेबिलिटी का कि कोई वो जो है अपनी जिम्मेदारी से ये है कि फरार ना हासिल कर सके और अगर कोई कोशिश करे तो उसका फौरी तौर पे एहतसाब हो। बिल्कुल ऐसा ही। आज डॉक्टर साहब हमने प्रोग्राम के आगाज़ में जिक्र भी किया, क्योंकि जिस तरह आपने भी कहा कि एक पॉलिटिशियन ने आवाम के जो मर्ज़ है उनका इलाज करना है, जिसमें एक बड़ा मर्ज़ कह लें या मसला कह लें, वो महंगाई का जिन बेकाबू रहा है पिछले 2, 2.5, 3 सालों में। जिस तरह हमने देखा है कि आवाम महंगाई की चक्की में पिसे हैं। अब आते साथ ये एक बड़ा प्रेशर था हुकूमत पर कि आवाम को रिलीफ देना है। जिस तरह रमज़ान में तो हम देखते आए माजी में भी रिलीफ पैकेजेस, लेकिन इसे कंटिन्यू किया गया है। ये मौजूदा इकॉनमी को देखते हुए कितना बड़ा एक डिसीजन था, कितना मुश्किल एक फैसला था कि आवाम को रिलीफ देना है, वो चाहे आटा हो, चावल हो, चीनी हो, घी हो, दालें हो। देखिए, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है हमारे सामने। वजह यह है कि देखें जो मईशत का हाल हुआ है पिछले 3.5 साल, 3.25 साल में, उसका जो तबाही हुई है मईशत समेत हर शोबे की, उसका जो हुजम है, उसका वॉल्यूम है, उसका मैग्नीट्यूड जो है तबाही का, वो बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए तामीर नौ जो है हर शोबे की मईशत समेत बहुत मुश्किल काम है, बहुत जान जोखों का काम है, बहुत बड़ा चैलेंज है और इससे निमटना कोई आसान काम नहीं है। दिन रात एक करने। मौजूदा वज़ीर आज़म साहब